सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मजे में होंगे और इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से पूछते हैं, कैसी है मेरी बीकेटी आर्मी, कैसे है मेरे टुनटुन आर्मी? तो एक बार चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों का हाल चाल क्या है, आप लोग कैसे हैं। ठीक है, विजेता के लेक्चर के बाद हम पहली बार इस चैनल पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बताइएगा विजेता का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम के चैप्टर को हम लोग आज पूरी तरीके से समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं इस माइंड मैप सीरीज में। तो पूरा ही चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारे टॉपिक आज हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं किसे, इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक कोई डोनर होता है, एक कोई एक्सेप्टर होता है। ऐसे देखिए, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर के पास होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और एक्सेप्टर के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। तो डोनर के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये किस फॉर्म में होता है? ये लोन पेयर या निगेटिव चार्ज के फॉर्म में होता है, राइट। और यहां पर ऐसा नहीं होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड ही है। यहां पर भी शेयरिंग ऑफ ही इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमें NH3 का एक NH3 में एक लोन पेयर होता है, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना है। तो H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, और H प्लस इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा था। तो NH3 ने इस बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में जो दो इलेक्ट्रॉन लगने वाले थे, दोनों इलेक्ट्रॉन NH3 ही दे दिया, नाइट्रोजन ही दे दिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। तो इस तरह से बनता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इसमें जो डोनर होता है उसे लिगेंड कहते हैं, और जो एक्सेप्टर होता है वो आपका होता है डी ब्लॉक का मेटल। मैं अपने क्लास में कहता हूं कि मैं हूं मेटल, मैं हूं सेंट्रल मेटल एटम, और आप सब लीजेंड हैं। जैसे आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं यहां बीच में खड़ा हूं, इधर से राहुल जुड़ा, इधर से पिंकी, इधर से सिंकी, इधर से चिंकी, इधर से मिंकी, ये सब लोग, सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं यहां सेंटर में खड़ा होकर सबका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हूं। सब लोग हम मेरे से बॉन्डेड हैं, ठीक है, आप सब लोग बॉन्डेड हैं। मेरे सारे टुनटुन, मेरी सारी बीकेटी आर्मी मेरे से बॉन्डेड है, सब लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो मैं हो गया सेंट्रल मेटल एटम, आप सब हो गए लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रॉन लेता हूं, ठीक है। ये बेसिक चीज क्लियर हुआ। सो डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड अ नंबर ऑफ अदर एटम और ग्रुप। और आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि अ कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं आपको पता ही है। पूरा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है। देखिए, ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। आप किसी के पास रोज लेके पहुंच गए और आप बोल रहे हैं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसको भी आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके दिल में खाली जगह ही नहीं है, दिल पहले ही से ही भरा हुआ है। तो आपका रोज कैसे एक्सेप्ट होगा? मतलब जहां पे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसके पास खाली जगह भी होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। और डी ब्लॉक में आपको पता है कि डी ब्लॉक में बहुत सारा वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए डी ब्लॉक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ये दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का होने से क्या फर्क पड़ेगा कि स्मॉल साइज रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। अब देखिए, यहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। ये डी ब्लॉक का मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो ये आपका लेविस एसिड कहलाता है और ये आपका लेविस
बेस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्लासिफाई करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। लिगेंड के बेसिस पे दो पार्ट में बांटते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब होता है सेम, सेम जिसमें सेम टाइप के लिगेंड हो। जैसे देखिए आप एक और चीज समझिए, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैसे? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जो डी ब्लॉक का होगा, और उसके बाद जितना बच जाता है वो सब क्या होता है, लिगेंड। तो देखिए इसमें आप गए तो सबसे पहले आयरन मिला, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको छोड़ के जितना आपको दिख रहा है सब लिगेंड है। तो लिगेंड क्या है, Cn माइनस। तो इसमें सिर्फ Cn माइनस लिगेंड है, सारे लिगेंड यहां पर सेम है, तो होमोलेप्टिक। और हेट्रोलेप्टिक में लिगेंड डिफरेंट होंगे, जैसे यहां देखिए अमोनिया भी है, Cl भी है। तो होमो हेट्रो आपको समझ में आ गया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज भी क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिवली चार्ज में यहाँ पर आप देखिए -4 का चार्ज है, -4 चार्ज है। किससे? ये आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके ऊपर -4 का चार्ज देखने को मिल रहा है। और न्यूट्रल में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। तो ये 3 पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। चलिए अब देखिए ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनको एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट की खास बात क्या है कि डबल सॉल्ट आपका डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन, कंप्लीट लीव एंड डिसॉल्व इन वाटर। आप इनको जैसे ही पानी में डालते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, पानी में डालते ही ये अपने रेस्पेक्टिव आयन में टूट जाते हैं। जैसे KCl टूट जाएगा K+Cl माइनस में, MgCl टूट जाएगा Mg2+Cl माइनस में। तो आप इसका फॉर्मूला भी याद करिएगा, कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6 वाटर, पोटास एलम होता है K2SO4 Al2SO4, ठीक है, .24 वाटर, मोहर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 तो ये सारे फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो आप इसको पानी में डालेंगे तो K+Cl माइनस देगा, Mg2+Cl माइनस देगा, ये K+SO4 -2 देगा, Al3+ आपको ये देगा, SO4 -2 देगा, Fe2+ देगा, SO4 -2 देगा, यहां से NH4+ देगा, SO4 -2 देगा। SO4 तो हमेशा -2 के फॉर्म में ही रहता है ना, इस चीज का ध्यान रखिए, बाकी आपको पता चल जाएगा। तो कार्नालाइट को पानी में डालिएगा तो कार्नालाइट विल गिव टेस्ट फॉर K+Cl Mg2+। तो कार्नालाइट आपको कितने टाइप के आयन दे रहा है, 1 2 3 टाइप के। आपसे पूछेगा पोटास एलम कितने टाइप का आयन देगा, K+ देगा, SO4 देगा, Al3+ देगा, 3 टाइप का देगा। मोहर सॉल्ट कितने टाइप का देगा, Fe2+ देगा, SO4 देगा, NH4+ देगा, SO4 देगा। तो ये भी आप इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट? देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में और डबल सॉल्ट में डिफरेंस क्या है कि अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉल्ट का मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो अगर आप एक पार्ट को लेते हैं -4 को, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी घुस जाता है निकल नहीं पाता है, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी में डालने पर डिसोसिएट नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो यहां पर बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझिए इसके अंदर जो घुस गया निकल नहीं पाएगा, तो ये आपको आयरन नहीं देगा, ये आपको Cn माइनस नहीं देगा। पानी में डालिएगा तो आयरन और Cn माइनस आपको नहीं देगा, इसका टेस्ट नहीं देगा। और अगर आप पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिएगा तो ये K4FeCN6, देखिए तो ये जो K4 क्यों लाया गया, K4 का जरूरत पड़ा, क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर -4 चार्ज था, तो इसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहां K4 लाया गया। तो इसको आप पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा, K+4K+ प्लस FeCN6 4- इसमें तो टूट ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो चीजें हैं वो नहीं टूटेगा, पानी में डालने पर वो एसिड रहेगा, ये जहां जाएगा साथ जाएगा। एकदम वैसा वाला प्यार हो गया है, जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे ही साथ, एकदम लैला मजनू वाला प्यार हो गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए तो हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं K4FeCN6। तो यहां पर बड़े ही बेसिक बात आप लोग को हम बताते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला चीज मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल।
सेंट्रल मेटल आटम, और कई बार आयनिक फॉर्म में भी होगा तो सेंट्रल मेटल आटम और आयन। उसके बाद मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घुसते ही जो मिलता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। मैं कहता हूं आपके परिवार में भी एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसे पापा कहते हैं। तो जब भी घर में कोई गेस्ट आता है घुसते ही कौन मिलता है? पापा मिलते हैं। तो ये आपके समझिए सेंट्रल मेटल आटम और आयन इसको बोलते हैं, घुसते ही जो मिले, जो घुसते ही मिल जाए। और ये जनरली किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा, तो पहचानने में आपको आसानी होगा, मेटल होगा। उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब के सब जो हैं वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिखता है उसको कहते हैं काउंटर आयन, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये चार्ज को काउंटर करने के लिए लाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, ये अगर हम K प्लस को देखिए K4 Fe6 में K4 को हटा दे रहे हैं तो इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, -4 चार्ज है। तो जो -4 चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए हमें K की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो हमें K की जरूरत नहीं पड़ती, पोटेशियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर आयन। जैसे आपको यहां पर देखिएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन क्या है? व्हाट इज द काउंटर आयन? आपसे पूछा जाएगा। इसमें आप काउंटर आयन बताइए, तो इसमें आप काउंटर आयन क्या बताएंगे? बताइए काउंटर आयन क्या है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है Cl-। तो काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। हम लोग केमिस्ट्री में एक रूल फॉलो करते हैं कि कटायन पहले लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। आपने NaCl देखा है, Cl Na नहीं देखा है। इसीलिए काउंटर आयन दो टाइप का होता है, कटायनिक और एनायनिक। तो कटायनिक होगा तो पहले लिखा जाएगा, जैसे K प्लस है, कटायनिक है तो पहले लिखा जाएगा। एनायनिक होगा जैसे Cl- तो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये एनायनिक होगा तो ये आपका कटायनिक हो जाएगा। समझ में आई बात? यहां पर काउंटर आयन क्या है? कोई काउंटर आयन ही नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब देखिए एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी। कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या होता है? ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड है, इसका जो पूरा परिवार है, इस परिवार को कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहते हैं। जैसे हमारा भी एक परिवार है ना, इस परिवार में कौन रहता है? मैं रहता हूं और मेरी टुनटुन आर्मी रहती है, मेरी बीकेटी आर्मी रहती है। तो मैं क्या हूं? सेंट्रल मेटल एटम। आप सब किलो क्या है? लिगेंड है। तो आपकी और मेरे बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो जिसके जिसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा वो कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहलाएगा। तो किस किस के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, सारे लिगेंड्स। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन इंटिटी। तो ये सारे टर्म हम लोगों ने सीख लिए, कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, और ये हम लोग सीख चुके हैं सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं। घुसते ही जो सबसे पहले आपको मिलेगा वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। अब लिगेंड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो आपका लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? कोई आयन हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है, निगेटिव चार्ज वाला हो सकता है। हम कैसे पहचानेंगे लिगेंड है? या तो उस पे निगेटिव चार्ज कहीं प्रेजेंट होगा या उस पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो आपके जितने भी लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं? ये सब लेविस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब लेविस बेस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बेस्ड अपॉन चार्ज, चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। बेस्ड अपॉन डेंसिटी, किसी की डेंसिटी 1 2 3 4 5 6, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और बेस्ड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, सारे लिगेंड आपको रटने पड़ेंगे। निगेटिव में आता है Cl-, यहां पर नाम लिखते समय क्लोराइड को क्लोराइडो बना देते हैं, साइनाइड को साइनाइडो बनाते हैं, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो बना देते हैं। ये आपका कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो हो जाता है। HCN- आपका थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेटो हो जाता है। ये सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाता है। C2O4 2- ऑक्सलेट होता है तो ऑक्सलेटो हो जाता है। NO2- नाइट्राइटो होता है, इसको नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O 2 टाइप से लिखते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। न्यूट्रल का नाम आप याद रखिएगा, CO से होता है कार्बोनिल, और H2 वो एकवा NH3 एमीन होता है। एमीन में डबल M होता है, ध्यान रखिएगा।
अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, CH2 इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन। और दोनों साइड में 2 NH2 अगर हमने लगा दिया, इधर भी NH2 इधर भी NH2, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इथाइलिन डाइएमीन। 2 एमीन है, 1 एमीन 2 एमीन, और ये इथाइलिन। इथाइलिन कैसे हुआ, देखिए CH3 को कहते हैं इथेन। एक अगर H आपने हाइड्रोजन निकाल दिया इधर से तो बन जाता है इथाइल, दोनों साइड से एक हाइड्रोजन लगा दिया तो बन जाता है इथाइलिन। 2 एमीन है तो डाइएमीन। ठीक है, तो ये इथाइलिन डाइएमीन कैसा है, न्यूट्रल है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रल को याद रखना जरूरी है, चार्जेस को याद रखना जरूरी है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर में पता चलेगा। पॉजिटिव वैसे आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव वाले में हम लास्ट में IUM लगा देते हैं, तो देखिए NO+ हो जाता है, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, NO+ ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी क्या होता है, एक लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उस पर जितना डोनर साइट होता है उससे उस लिगेंड का डेंटिसिटी कहते हैं। देखना कैसे, तो सबसे पहले आएगा यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड का मतलब होता है मोनोडेंटेड। मोनो का मतलब हो गया 1, जिसकी डेंटिसिटी 1 हो। जैसे F- के पास कितना डोनर साइट है, कितना ऐसा जगह है जहां से वो इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो मात्र एक है। F- एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर किसी में एक ही एटम है तो एक एटम से कभी भी एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, चाहे उस एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज हो, चाहे 2 लोन पेयर हो, फर्क नहीं पड़ता, एक एटम से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा F-, एक बनाएगा Cl-, तो F-, Cl-, Br-, ये सब क्या है, मोनोडेंटेड। अब देखो NH3 में एक लोन पेयर होता है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि H2O में तो 2 लोन पेयर है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेंटिसिटी 2 होगा, 2 नहीं होगा, इसका डेंटिसिटी भी 1 होगा, क्योंकि एक एटम से एक डोनर साइड से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और उसके बाद Cn- भी क्या है, मोनोडेंटेड। NO2- भी मोनोडेंटेड होता है, अभी दिखाएंगे। एम्बीडेंटेड भी इसको कहते हैं। OH- आपका मोनोडेंटेड। CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोडेंटेड। NO, और ये C5H5N है, इसको कहते हैं पाइरिडीन। ये भी क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी आपका मोनोडेंटेड होता है। अब बात करते हैं डाइडेंटेड का। तो डाइडेंटेड का मतलब होता है जिसकी डेंटिसिटी 2 हो। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आपका आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, NH2 CH2 CH2 NH2 वाला। ये यहां भी लोन पेयर है तो यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहां भी लोन पेयर है तो यहां से भी दे सकता है, दोनों जगह से दे सकता है। इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। इसको हम लोग इसको हम लोग एक नाम क्या जानते हैं, एक नाम हम लोग जानते हैं इसका इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन एक नाम तो ये हो गया। दूसरा, इसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो इसीलिए हम इसको इथेन 1,2 डाइएमीन के नाम से भी जानते हैं। अगला है C2O4 2-, ये ऑक्सलेट है। यहां भी देखिएगा 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाइडेंटेड हो जाएगा। अब डाइडेंटेड में भी 2 टाइप का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं, जहां पर दोनों डोनर साइट एक ही हो। जैसे ये सिमेट्रिकल है, दोनों डोनर साइट ऑक्सीजन है, यहां पर दोनों डोनर साइट नाइट्रोजन है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ये दोनों ही आपके सिमेट्रिकल डाइडेंटेड के एग्जांपल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कौन होता है अभी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनसिमेट्रिकल में आपका यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं, ये देखिए CH2 ग्लाइसिनेटो आपका लिगेंड होता है, CH2NH2 C डबल बॉन्ड O और O-। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका GLY लिगेंड्स है। ये आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। ये जानना ज्यादा जरूरी है। डोनर, एक डोनर साइट नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों डोनर साइट डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाता है, अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़िएगा, ट्राइडेंटेड, जिसमें 3 डोनर साइट हो, 3 डोनर एटम हो। तो ये देखिए, एक NH2 यहां है, यहां से देगा, एक यहां से देगा, एक यहां से देगा, 3 प्रेजेंट है तो ट्राइडेंटेड हो गया। ये आपका क्या है, दिस इज योर इथाइलिन, ये इथाइलिन। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एक इथाइलिन 2 इथाइलिन, तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन 1 2 3, इसको डाइन कहते हैं। हाँ, डाइन 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 जो गांव में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉलीडेंटेड, जिसकी डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो, जिसकी डेंटिसिटी क्या हो, मोर देन 2 हो। ठीक है, मोर देन 2 हो, उसको पॉलीडेंटेड कहते हैं। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल आता है EDTA। क्या आता है, EDTA। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। तो E से बन जाता है इथाइलिन। E से क्या बनता है, सुंदर ने लिखा है EDTA। E से बन जाता है इथाइलिन।
क्या बन जाता है? इथाइलिन। डी से बन जाता है डाईएमीन, ठीक है। टी से बन जाता है टेट्रा, टेट्रा। ए से बन जाता है एसीटेट, एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इथाइलिन क्या होता है। देखो CH2 CH2, CH2 CH2 इथाइलिन हो गया, ठीक है। डाईएमीन मतलब दो नाइट्रोजन आएगा, टेट्रा एसीटेट, इसी पे एसीटेट जुड़ेगा, ये आपका एसीटेट होता है। दिस इज योर एसीटेट। एसीटेट कौन होता है एक बार ध्यान से देखो, दिस इज योर एसीटेट, ये आपका एसीटेट है। ये कितना आएगा? 4 आएगा, 4 एसीटेट है। CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, यहां भी आएगा CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव। कितने डोनर साइट आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो 4 तो ऑक्सीजन से देगा, यहां पर लोन पेयर है तो 2 नाइट्रोजन से भी देगा, तो टोटल 6 डोनर साइट है। इसीलिए EDTA इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट आपके 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। 1 2 3 4 यहां से 1 5 6, टोटल 6 पेयर करेगा। EDTA का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या होता है? इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। अगला है चिलेट लिगेंड, चिल्लाते रहता है। चिलेट लिगेंड का मतलब काफी सिंपल है। चिलेट लिगेंड क्या करता है? रिंग का फॉर्मेशन करता है। लेट से कैसे करता है? मान लीजिए पीटी आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, और यहां पर हमने लिया NH2, ध्यान दीजिएगा CH2 CH2, ठीक है, और NH2। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, कितने मेंबर का रिंग बन गया देख लीजिए, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है। तो कोई भी जो मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, मोनोडेंटेड के अलावा कुछ और हो, जैसे डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा, मतलब 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा डेंटिसिटी हो तो एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही रिंग बनता है स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्टेबिलिटी आएगा तो कौन सा कंपाउंड स्टेबल होना नहीं चाहेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन। चिलेशन क्या है? रिंग का फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन, और जो लिगेंड चिलेशन करता है उसे कहते हैं चिलेट लिगेंड। और याद रखना जनरली 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होते हैं, 3 और 4 मेंबर रिंग एंगल स्ट्रेन की वजह से स्टेबल नहीं होते, और 7 8 वाले क्राउडिंग की वजह से स्टेबल नहीं होते। तो यहां पर भी ये जो कॉम्प्लेक्स है स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चिलेट लिगेंड प्रेजेंट है। तो EN आपका एक चिलेट लिगेंड है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 होती है। उसी तरह से ये ऑक्सलेट है, ये भी क्या हो जाएगा? आपका चिलेट लिगेंड होगा, क्योंकि ये भी एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, देखिएगा, ठीक है। तो जो भी बाईडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है, या जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है, वो आपका चिलेट लिगेंड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वैसा लिगेंड होता है जो जरूरत के हिसाब से अपनी डेंसिटी को बदल सके। जैसे हमारे पास बड़ा ही फेमस एग्जांपल है SO4 2- का। इसके पास दो ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसकी डेंसिटी 2 है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा कोबाल्ट की मैक्सिमम डेंसिटी 6 होती, सॉरी कोबाल्ट की डेंसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोबाल्ट 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। कोबाल्ट मैक्सिमम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 6 बना सकता है। तो यहां पर देखिए 4 अमोनिया है, टोटल 6 चाहिए, तो सल्फेट को कितना डेंसिटी शो करना पड़ेगा? 2, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए ये मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 5 अमोनिया हो गया, तब सल्फेट को एक ही डेंसिटी शो करना पड़ेगा, तो 6 होगा। तो इसमें दे सल्फेट का डेंसिटी क्या हुआ? 2 हुआ, यहां 1 हुआ। तो SO4 अपनी डेंसिटी को वेरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कभी डेंसिटी 2 कर रहा है, कभी 1 कर रहा है। तो कौन वेरी कर सकता है? जिसकी डेंसिटी एटलीस्ट 2 हो। जिसका 1 है वो वेरी कैसे करेगा? इसीलिए इसमें 1 वाले मोनोडेंटेड लिगेंड कैन नॉट बी द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। सो अदर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स आर आपके कार्बोनेट और EDTA4-। EDTA जरूरत पड़े तो 6 शो करेगा, जरूरत पड़े तो 4 शो करेगा। अब अगला है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड को मैं हमेशा कहता हूं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड एक ऐसी नागिन है जो कभी जिसके पास 2 मुंह है, ठीक है,
दो मुंह है, दो मुंह है नागिन के पास, लेकिन उसको श्राप मिला हुआ है छीन टपाक डम डम टुच की टुइया करके कि जा नागिन तू कभी भी, दोनों मुंह तो तेरे पास हैं लेकिन कभी भी तो दोनों मुंह एक साथ यूज नहीं कर पाएगी, इधर से डसेगी तो इधर से नहीं, इधर से डसेगी तो इधर से नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास दो डोनर साइट होंगे लेकिन एक बार में एक ही एक्टिव होगा, एक बार में एक ही से देगा। जैसे हमारे पास है NO2 माइनस, NO2 माइनस, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये ऐसा होता है, ये NO2 माइनस है, तो इसमें ये नाइट्रोजन से भी दे सकता है, ऑक्सीजन से भी दे सकता है, लेकिन जब नाइट्रोजन से देगा तो ऑक्सीजन से नहीं देगा, जब ऑक्सीजन से देगा तो नाइट्रोजन से नहीं देगा, एक बार में दोनों एक्टिव नहीं रहेगा। तो NO2 माइनस क्या है आपका, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। उसी तरह से हमारा SCN माइनस, SCN माइनस जब सल्फर से देगा तो नाइट्रोजन से नहीं देगा, तो जब सल्फर से देगा तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एस, क्योंकि एस से दिया है, और जब नाइट्रोजन से देगा तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो एन या आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। उसी तरह से जब NO2 नाइट्रोजन से देगा तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो एन, और जब ऑक्सीजन से देगा तो कहते हैं नाइट्राइटो ओ। ध्यान रखिएगा, तो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जहां NO2 लिखेगा, NO2 माइनस, इसका मतलब नाइट्रोजन से दिया है, और जहां ONO माइनस लिखेगा इसका मतलब ऑक्सीजन से दिया है। इसी तरह से हमारे पास एक और एम्बीडेंटेड लिगेंड है CN माइनस, इस ये NC माइनस भी आप देखेंगे, ये आपका साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है, ठीक है, तो ये भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड लिमिटेड ही है, आपके पास CN माइनस है, SCN माइनस है और NO2 माइनस है, एक आपका थायोसल्फेट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम, जैसे मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है विथ ऑल पॉसिबल लिगेंड्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो आपको डेंसिटी याद रहना चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेगा। जैसे देखिए K4FeCN6 में कितना लिगेंड है, कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड है। कौन है, साइनाइड है। CN माइनस है, CN माइनस कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। एक CN माइनस कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा, तो 6 कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। तो आप या तो ऐसे कर लीजिए या फॉर्मूला से कर लीजिए। नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 6, डेंसिटी क्या है, 1, तो आंसर आ गया 6। तो यहां पर आ गया 6। यहां पर देखिए लिगेंड कौन है, EN। EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड्स को याद जरूर रखिए। देखिए यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड कुछ आपको लिख देते हैं। सबसे पहला EN है, ठीक है। OX है, ऑक्सालेटो, ठीक है। ऑक्सालेटो क्या होता है, C2O4-2। और क्या है भैया, और क्या है, एक और याद रख लीजिएगा, DMG छोड़ दो। और आपका CO3-2 है, सल्फेट है। ये सब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो EN आपका बाइडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड 3 है, डेंसिटी क्या है 2, आंसर आ गया 6। सोचो ना, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। यहां पर EDTA की डेंसिटी होती है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि जब 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टोटल 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है। उसी तरह से यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो शेप आएगा आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, वो हम कहाँ देखेंगे, VBT में। तो ये जो अलग डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं कि 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 के केस में आपका, 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल, 4 के केस में टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और ये स्क्वायर पिरामिडल है। डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हैं इनको ही हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको निकालना बड़ा ही आसान है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है तो कभी भी आपको निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर एलिमेंट आपका ग्रुप 1 है, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार, ढूंढो यहाँ क्या कर रहे हो, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार, ये आपका ग्रुप 1 है तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। उसी तरह से ग्रुप 2 में क्या आता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, बाप के राजी होने से जैसे सुंदर कन्या मिल ही जाएगी, सुंदर कन्या को बाबूजी खरीद के लाएंगे दहेज देके, ठीक है। आने वाला ऐसा दिन, चिंता मत करो, नहीं तो परलो नलायक को। अब यहां पर इनका ग्रुप नंबर 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका 2 होगा।
कुछ ना दिया रहे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेके चलो, इतना कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, अगर तुम्हें यहां पर आयरन का जब भी तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोला जाएगा, तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, एक्स को याद करो। एक्स को याद करो मतलब जिसका निकालना उसको एक्स मान लो, इसका निकालना है तो इसको एक्स मान लो। और ये के है, किसका है? ग्रुप 1 का है, तो क्या आ जाएगा? +1। तो 1 का +1 तो गुना कर दो 4 से, ठीक है। और Cn क्या होता है? Cn माइनस होता है, कितना है? 6 इंटू -1 बराबर 0, टोटल पे 4 0 तो 0, तो 4 + x - 6 बराबर 0, x बराबर +2 आ गया आंसर। चलिए यहां पर आयरन का बताइए, जिसका निकालना है उसको x मानिए। Cn का क्या होता है? -1 तो -6 बराबर में -4 करेंगे, टोटल पे जो चार्ज है उससे इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू यहां भी 2 आ जाएगी। यहां निकालिए तो इसका x मानिए। वाटर का क्या होता है? वाटर न्यूट्रल होता है तो 0 आएगा, तो 6 इंटू 0 बराबर +3, क्योंकि इस पे चार्ज +3 है, x की वैल्यू +3 आ गई। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। होमो मतलब सेम लिगेंड होगा, देखिए 6 के 6 साइनाइड्स हैं, यहाँ पर 6 के 6 वाटर हैं। हेटेरो में डिफरेंट होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया के साथ Cl भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोमेनक्लेचर का। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोग एक चीज क्या करते हैं कि ये सबसे पहला हम लोग देखेंगे लीगेंड का नाम कैसे लिखते हैं। तो लीगेंड का नाम लिखने के लिए हम लोग ई को ओ से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे क्लोराइड बन जाता है क्लोराइडो या क्लोरो, ब्रोमाइड बन जाता है, ब्रोमाइड बन जाता है ब्रोमाइडो या ब्रोमो, हाइड्रोक्साइड बन जाता है हाइड्रोक्साइडो, ये हाइड्राइड होता है, H- को हाइड्राइड बोलते हैं तो बन जाता है हाइड्राइडो, Cn- साइनाइडो या साइनो, O पे -2 चार्ज हो तो होता है ऑक्साइडो, और O2 -2 है, देखो O2 -2 है मतलब सिर्फ O पे कितना आएगा? -1, तो हो जाता है पेरोक्साइडो, ठीक है। और ये तीनों आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए Cn- हुआ साइनाइडो और Nc- हो जाएगा आइसोसाइनाइडो, ठीक है। यहां भी आपको जरूरत नहीं है, आप बस सल्फेट को याद रखिए, सल्फेट आपका हो जाएगा SO4- हो जाएगा सल्फेटो, ठीक है। ये आपका CH3COO- ये है एसीटेट है तो एसीटेटो, ये आपका C2O4 ऑक्सलेट है ऑक्सलेटो, ये कार्बोनेट है कार्बोनेटो, SCN- थायोसल्फेटो, और NO2- दो टाइप से होगा, अगर N से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो N लिखना, O से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O लिखना, ठीक है। चलिए ये बस इतना ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, NH3 अमीन, वाटर, एक्वा, CO, कार्बोनिल, NO, नाइट्रोसिल, C5H5 पायरिडीन, NH2 CH2 NH2 होगा यहाँ पे, ये इथाइलिन डाई एमीन है, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, PH इज फॉर द फिनाइल, जैसे बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बन जाता है फिनाइल, इसी फिनाइल को 3 फिनाइल को हमने क्या किया है? फॉस्फोरस के साथ लगा दिया है तो बन गया है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, याद रखिएगा। कैटायनिक लिगेंड में हम IUM जोड़ देते हैं, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप NO+ को ध्यान रखिए, बाकी ये नाइट्रोसोनियम होता है NO+, बस इसको ध्यान रखिएगा, बाकी आप ध्यान, और NO रहेगा तो नाइट्रोसिल होगा, NO+ होगा तो नाइट्रोसोनियम होगा, IUM लग जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल आटम है उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है तो आपको 8 लगाना है एट द एंड ऑफ द नेम, क्या लगाना है? ATE लगाना है, 8 लगाना है, ठीक है। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल हो जाएगा राहुलेट, ठीक है। किसी का नाम पागल है तो पगलेट, किसी का नाम पिंकी है तो पिंकीएट, किसी का राधा है तो राधा एट, ठीक है। किसी का नाम आलिया है तो आलिया एट, ऑमलेट, इस तरह से 8 लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा? जब आपका सेंट्रल मेटल आटम एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे Ni यहां पर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, कैसे पता चला? क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है तो एनायनिक है, इसलिए इसका नाम हो 4 आपका साइनाइड है तो टेट्रासाइनोनिकलेट हो गया। अब इनका देखिए आयरन बन जाएगा फेरेट, कैसे? आयरनेट कैसे नहीं हुआ? क्योंकि सिंबल में 8 लगाते हैं, सिंबल से नाम बनाते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं तो फेरेट, लेड को Pb लिखते हैं तो प्लम्बेट, गोल्ड को Au लिखते हैं तो औरेट, औरत वाला औरेट, ठीक है, औरेट,
पीटी को, प्लेटिनम को पीटी लिखते हैं तो क्या हो गया, प्लेटिनेट। अल्युमिनियम को ए लिखते हैं तो अल्युमिनेट। सिल्वर को एजी लिखते हैं अर्जेंटेट। कोबाल्ट को सीओ लिखते हैं कोबाल्टेट। टीन को एसएल लिखते हैं सेंटेट। जिंक को जेडएल लिखते हैं जिंकेट। कॉपर को सीयू लिखते हैं क्यूपरेट। देखिए औरेत, ठीक है, आपको समझ में आना औरेत कैसे लग रहा है कि औरत लोगों को गोल्ड क्यों इतना ज्यादा पसंद होता है ना, आपको यहीं से पता चल रहा है। चलिए, बहुत बेकार जोक था, मुझे पता है। तो अब चलिए हम लोग नाम कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसकी बात करते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप का होगा। एक टाइप आपका होगा कि पहले आपका कोई कटायनिक काउंटर आयन होगा और इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। दूसरा होगा कि एनायनिक, यहां पर काउंटर आयन होगा। मतलब देखिए आपके पास दो पार्ट होगा, काउंटर आयन और डब्बा। तो जो पहले होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। यहां काउंटर आयन पहले तो पहले नाम काउंटर आयन का लिखेंगे। यहां डब्बा पहले तो डब्बे का नाम पहले लिखेंगे, काउंटर आयन बाद में आएगा। ठीक है, जो पहले उसका नाम पहले, जो बाद में उसका नाम बाद में। ठीक है, वैसे भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वी राइट द नेम ऑफ कटायन फर्स्ट। हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब जब एक बात यहां पर क्या होगा, यह तो पता चल गया कि जो पहले उसका नाम पहले, तो हमने पहले काउंटर आयन का नाम लिख दिया, फिर हम गए डब्बे का नाम लिखने। अब डब्बे का नाम कैसे लिखेंगे, डब्बे के अंदर दो चीज होगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो मैं कहता हूं पहले आप फिर मैं, पहले आपका नाम लिखेंगे फिर मेरा नाम लिखेंगे। आप क्या है, लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए इतना समझ गए तो गर्दा उड़ गया। देखिएगा यहाँ पे, तो अगर कटायनिक काउंटर आयन है तो पहले आएगा, कटायन वाला पार्ट पहले आएगा, तो कटायनिक काउंटर आयन का नाम पहले लिखिए। फिर नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिख दीजिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो पार्ट आएगा, क्या, लीजेंड और सेंट्रल मेटल एटम। तो पहले आपका नाम लिखा जाएगा। आप सब क्या है, लीजेंड है, पहले आपका नाम लिखा जाएगा फिर मेरा लिखा जाएगा। नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर पहले आ गया तो पहले नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखेंगे, फिर एनायनिक काउंटर आयन लिखेंगे। अगर काउंटर आयन कटायनिक है तो पहले आएगा, एनायनिक है तो बाद में आएगा। ठीक है, अब देखिए, और जब नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखना होगा तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि लिगेंड अगर एक से ज्यादा है तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ एक से ज्यादा लिगेंड है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई लगा हुआ है तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा, क्या यूज करेंगे, ठीक है, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इथिलीन डाई एमीन 2 आ जाए तो उसके नाम में डाई पहले से लगा हुआ है तो उसके लिए बिस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब एक कुछ यहां पे नाम लिखे हुए हैं, इनका नाम हम लोग देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो देखो कैसे नाम लिखते हैं। देखो यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि काउंटर आयन है या नहीं है। काउंटर आयन है। काउंटर आयन कौन सा है, कटायनिक या एनायनिक। अगर बाद में है तो एनायनिक, पहले है तो कटायनिक। तो जो पहले उसका नाम पहले लिखिए। पहले कौन है, डब्बा या काउंटर आयन, दो चीज होगा। तो पहले आपका ये डब्बा है। डब्बा मतलब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको मैं डब्बा बोल रहा हूं। तो पहले डब्बा है तो पहले नाम डब्बे का लिखेंगे। डब्बे के अंदर घुसते हैं, डब्बे में सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, पहले आप फिर मैं। आप कौन है, लिगेंड। तो पहले नाम लिगेंड का। लिगेंड कौन है, अमोनिया। कितना है, 6, तो आएगा हेक्साएमीन। ठीक है, और फिर आयरन थर्ड क्लोराइड। अब यहां ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमने 8 नहीं लगाया। 8 कब लगेगा, जब हमारा एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। ये कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है क्योंकि कटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले आ गया है मतलब वो पक्का सा कटायनिक ही है। वो बाद में आएगा तब एनायनिक होगा। वैसे भी देखिए ये प्लस, यहां पे 3Cl माइनस है तो यहां पर +3 आ जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आना चाहिए, तो इसको आपने x मान लिया। अमोनिया तो न्यूट्रल है तो 6 × 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 6 × 0, और Cl 3 है तो -3 बराबर 0, x बराबर आ गया +3। देखिए यहां पर +3 यूज कर लिया। अगला देखिए, इसमें तो काउंटर आयन है ही नहीं तो क्या करेंगे,
घुस जाएंगे। किससे, किसके अंदर घुस जाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुस जाएंगे। तो जैसे ही अंदर घुसेंगे सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, पहले आप फिर मैं, पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ए, फिर सी, तो पहले एमीन आएगा। कितना है, 5 है, तो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा। आयन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आयनिक है। आगे देखना जरा ध्यान से, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इसमें भी कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, इसमें पहले लिगेंड का। लिगेंड इसमें बहुत सारे, NO2 भी है, O NO नहीं है, NO2 का मतलब N से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब नाइट्राइटो N लिखेंगे यहां पे। तो पहले अमीन का आएगा, तो डाई एमीन 2 है, तो फिर क्लोरो नाइट्राइटो N, प्लेटिनम सेकेंड आपका आ जाएगा। यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना। इसमें देखो, इसमें काउंटर आयन प्रेजेंट है, पहले डब्बा फिर काउंटर आयन, तो पहले डब्बे का नाम लिखेंगे, डब्बे में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन है, एमीन, कितना है 6, तो आएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अभी देखो यहां पर एक स्पेशल लिगेंड तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये क्या कहते हैं इसको, मिथाइल, और NH2 लग गया, तो ये है मिथाइल एमीन। तो इसका नाम हो जाएगा, पहले डब्बे का नाम लिखेंगे, डब्बे में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो 2 आपका एमीन है, तो डाई एमीन क्लोरो मिथाइल एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। और यहां पे देखिएगा ये फिर से आ गया है आपके पास, तो इसमें आपके पास 4 अमीन है, तो टेट्रा एमीन क्लोरो, एक क्लोरो हो गया, नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसे करके हम लोग नाम लिखते हैं। वही अगर K4FeCN6 का नाम लिखना होता तो क्या करते, यहां पर पहले पोटेशियम है, तो पहले आता पोटेशियम, क्या आता, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाता, ठीक है। तो पहले काउंटर आयन फिर डब्बा, डब्बे में पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, साइनाइड, कितना है 6, तो आ जाएगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब 8 लगेगा, क्योंकि डब्बा अगर दूसरे नंबर पे आए, पहले नंबर पे काउंटर आयन, पहले काउंटर आयन फिर डब्बा, डब्बा दूसरे नंबर पे आया है, तो मतलब ये एनाइनिक है, -4 चार्ज है, तो यहां 8 लगेगा, तो हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 462 आ जाएगा, तो 2 आप रोमन लेटर में लिख दीजिए, ये नाम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, तो काफी सिंपल तरीका बता रहा हूं, एक पे +1 डाल दो, दूसरे पे -1, ठीक है। मतलब देखिए आप, ये आपका पता है कि पहले का टाइन होता है, तो AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है, इस पे +1 डाल दीजिए, और AgCN होल ट्वाइस, ठीक है, इस पे -1 डाल दीजिए। अब आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसको x मानेंगे, ये न्यूट्रल है, तो x बराबर +1 आ जाएगा। यहाँ इसको x मानेंगे, तो x -2 साइनाइड -1 होता है, बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर +1 आ जाएगा, तो दोनों जगह +1 आ गया। तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे, ये आपका कटाइनिक है, तो 8 नहीं लगेगा, तो 2 एमीन है, तो डाई एमीन सिल्वर 1 होगा, लेकिन ये एनाइनिक है, तो यहाँ पर 8 लगेगा, तो डाई साइनाइडो या साइनो अर्जेंटेट 1 होगा, अर्जेंटेट। 8 कहां लगा, एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जो बाद में आया, पहले वाला कटाइनिक होगा, उसमें 8 नहीं लगेगा। चलिए, जो बाद में आएगा उसमें 8 लगेगा। अब अगला है, अब इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पिताजी। ये कौन है, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या बोला, ये हमारे लिए 2 टाइप के वैलेंसीज डिफाइन किया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, उसको थोड़ा सा मैं यहां पर बताना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया, COCl3.6 अमोनिया को रिएक्ट कराया एक्सेस AgNO3 से, किससे, एक्सेस AgNO3 से, तो बना यहां पर AgCl। कैसे बनेगा AgCl, देखिए आपका यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा Ag OG लोजी सुनोजी Ag+, और यहां से मिलेगा Cl-, ठीक है। तो यहां से Cl-, यहां से Ag+, दोनों मिलके क्या बनाएगा, AgCl। तो जब इन्होंने ये वाला कंपाउंड लिया, 6 अमोनिया लिया, तो यहां से 3 AgCl बना। अगर 3 AgCl बना, इसका मतलब क्या है, यहां से 3 Cl बाहर निकला। अगर 3 Cl यहां से बाहर निकला, तो यहां से कॉम्प्लेक्स पता चल गया कि भैया ये तीनों Cl बाहर था,
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर था तभी तो निकल पाया, अगर अंदर रहता तो निकल ही नहीं पाता। तो ये तीनों सीएल बाहर निकला तो 3 AgCl बना। फिर इन्होंने क्या किया कि एक अमोनिया को कम कर दिया, COCl3.5 अमोनिया कर दिया। जब इन्होंने 5 अमोनिया किया और वही आपका एक्सेस AgNO3 लिया तो अब इनको क्या मिला, अब इनको 2 AgCl मिला। मतलब यहां से 2 ही Cl निकल रहा है। मतलब ये क्या होगा, ये अमोनिया के साथ यहां पर 5 लगा हुआ है और एक Cl अंदर घुस गया, क्योंकि अंडल में टोटल में आपका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। तो 5 यहां से मिल गया, एक यहां से 6 हो गया, इसका यहां पर अमोनिया से ही 6 हो गया। अब 2 Cl बाहर है, जो Cl बाहर है वही तो निकलेगा, वही तो आयोनाइज होगा, तो 2 AgCl देगा। ध्यान दीजिएगा, वही चीज आपका यहां पर लिखा हुआ है कि जब आपने 6 अमोनिया वाला लिया तो येलो कलर का था, ये 3 AgCl दिया। जब आपने 5 लिया तो एक Cl अंदर घुस गया, ठीक है, 2 Cl बाहर रहा तो 2 AgCl दिया। जब आपने 4 लिया तो 4 के केस में टोटल अंदर में 6 होना चाहिए, तो 4 अमोनिया तो 2 Cl अंदर, 1 Cl बाहर, 1 Cl बाहर तो 1 AgCl बना, ठीक है। और यहां पर भी देखिए दोनों सेम ही फॉर्मूला है लेकिन कलर डिफरेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस। उसके पहले ये जान लीजिए कि भैया जितने आयन पानी में जाएंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो आप जब इस वाले को पानी में डालिएगा तो यहां पर 3 Cl बाहर है तो 3 Cl माइनस होगा और ये आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टोटल कितने आयन है, 4 आयन है। यहां पर कितना, 2 Cl एक ही है, 3 आयन है। यहां पर 2 आयन है, तो जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। इसको लिखने का तरीका है, 3 Cl है तो 1:3 लिखिए, 2 Cl है तो 1:2 लिखिए, 1 Cl है तो 1:1, 1 Cl है तो 1:1। अब इन्होंने 2 टाइप की वैलेंसीज बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये जो एक इसमें इन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। देखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा यहां पर इस वाले केस में, तो इसको आप x मानिए, x + 5 × 0 -1 यहां से लीजिएगा, -2 यहां से लीजिएगा, बराबर 0। तो देखिए अब ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, किसकी वजह से आया, 3 Cl की वजह से, जिसमें 2 Cl बाहर, 1 Cl अंदर। जो Cl बाहर है वो तो आयोनाइजेबल है, लेकिन जो अंदर है वो आयोनाइजेबल नहीं है। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी आयोनाइजेबल, कैन बी नॉन आयोनाइजेबल। इसीलिए इन्होंने टर्म यूज किया नॉर्मली आयोनाइजेबल, नॉट ऑलवेज आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। भाई न्यूट्रल का तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई रोल ही नहीं रहा। तो आपसे पूछे प्राइमरी वैलेंसी बताइए तो आप क्या करिएगा, फट से ऑक्सीडेशन नंबर लिख के बता दीजिएगा। इट इज रेफर एज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन एजेबल होता है और दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका रहता है सेंट्रल मेटल एटम, वही बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, लिगेंड की वजह से। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और समटाइम न्यूट्रल्स भी होता है। जनरली आपका क्या होता है, निगेटिव और न्यूट्रल होता है, समटाइम पॉजिटिव्स भी होता है। इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, न्यूट्रल आयन, समटाइम्स कैटायंस। These groups satisfy secondary valency are called ligands. The number of secondary valency is called coordination number. Secondary valency बराबर coordination number, इसको solid line से represent किया जाता है। देखिए primary valency बराबर oxidation number, secondary valency बराबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी सेकेंडरी वैलेंसी बनता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है, ठीक है। लिगेंड अंदर ही रहता है, लिगेंड ही बताता है कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और जो अंदर रहता है वो कभी आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइजेबल, लेकिन आपका ये सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईएन रूल की। ईएन हालांकि आपके बोर्ड के सिलेबस में शायद उतना नहीं पूछा जाएगा, बट बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। EN बराबर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसका मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, x मानिएगा, न्यूट्रल होता है तो आपका x यहाँ पर 0 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 × 1 6 आएगा। तो अब यहाँ पर EN निकालना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 36 आ गया।
आगे और भी दिखाया गया यहां पर, जैसे ईएन है तो ईएन का आपका डेंसिटी 2 होता है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, तो आपने ईएन निकाल दिया, इसका जेड होता है 27, 27 माइनस 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 36। देखिए तो सिडविक ने क्या कहा कि अगर ईएएन की वैल्यू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आती है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालांकि ये रूल आगे चल के उतना काम नहीं कर पाया था, फेल हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर S और P मिलके हाइब्रिडाइजेशन करता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और अगर sp प्लस p आ जाता है तो बनता है sp2। कितना, इधर 3 है तो टोटल 3 बनेगा। लेकिन अगर sp प्लस p आ जाता है तो बनता है sp3। ठीक है, कितना होता है, 4 होता है। इसी 4 का एक और तरीका है कि d प्लस s प्लस p आ जाए तो जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में नाम लिखते हैं। पहले d है तो d, फिर s है तो s, sp sp2। यहां भी 4 ही है, ठीक है, 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। अच्छा, अगर एक और तरीका है कि अगर S ले लीजिए और P प्लस P ले लीजिए और D प्लस D ले लीजिए, नाम लिखिए, S पहले है, S लिखिए, P कितना है 3 तो sp3d2, क्योंकि D आपका 2 है, कितना है 6 तो 6 बनेगा। एक और तरीका है कि भैया D प्लस D पहले ले लीजिए, फिर S प्लस P ले लीजिए, तो इस केस में आपका बन जाएगा D2sp3, यहां भी 6 ही बनेगा। तो हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो आपका ये है, एक ये है और ये दोनों है, बस यही हम लोग को 4 पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आता है और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर 6 वाले केस में चाहे sp3d2 हो तब भी ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 हो तब भी ऑक्टाहेड्रल, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल ही होता है। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये डोनर स्ट्रेंथ की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन मान लीजिए यही निगेटिव चार्ज एक केस में कार्बन पे हो, ठीक है, कलर चेंज, एक केस में कार्बन पे हो, ये अगले केस में नाइट्रोजन पे हो और ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे हो। आप जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन F माइनस पे हो तो जल्दी नहीं देगा, जो नहीं देगा वो खराब डोनर होगा, खराब लीगेंड होगा, तो उसको कहते हैं वीक लीगेंड। ये वीक लीगेंड है। उसी तरह से इसकी प्रजाति के जो दूसरे लोग हैं वो भी इसकी तरह ही बिहेव करेंगे। तो याद रखिएगा, जब बात हम लोग डोनर स्ट्रेंथ की करेंगे तो सबसे अच्छा डोनर कार्बन डोनर होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अगर आपका डोनर कार्बन और नाइट्रोजन है तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स हैं तो इसको कहते हैं वीक लीगेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस इस पे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ये आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपका वीक और स्ट्रॉन्ग बताया गया। वाटर के जो इधर है ये सब आपका स्ट्रॉन्ग होता है जनरली, और जो इधर है ये जनरली वीक होता है। अब इसकी ट्रिक है एक, देखिएगा, एक बार सानिया क्लास से फरार और उसका पानी से प्यार, ये बीच में NCS माइनस याद कर लीजिएगा। इसके बाद का ट्रिक बना, उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो, उड़ती नेहा उड़ती नेहा कहां पहुंच गई, कनाडा कोलंबो, उड़ते हुई पहुंच गई, उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो। देखिए, एक बार सानिया क्लास से फरार और उसका पानी से प्यार, ठीक है, और ये बीच में आ गया उड़ती नेहा, NH3 से नेहा इन कनाडा कोलंबो, ऐसे करके आप इसको पूरी तरह से रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, अब हम लोग बात करेंगे VVT की। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि पहले आप लीगेंड को पहचानिए। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया, आपके पास लीगेंड क्या है, NH3। बताइए ये कैसा लीगेंड है, वीक है कि स्ट्रांग है। मैंने क्या बोला, कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो, क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रांग होगा, तो ये लीगेंड स्ट्रांग है। याद रखिएगा, अगर स्ट्रांग लीगेंड है तो पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग होगा, ठीक है, पेयरिंग होगा। अब पेयरिंग होगा इसका क्या मतलब,
अब यहां पर कोबाल्ट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसको x मानिए, x प्लस 0 बराबर +3, x बराबर आ गया +3। मतलब ये आयन आपका कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो कोबाल्ट का होता है बेटा कोबाल्ट का होता है 27, तो 4s2 3d7 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2 यहां से 1 यहां से, तो हो जाएगा 4s0 3d6। तो आपका आ गया 4s0 3d6। ठीक है। अब देखिए हमारे लिए कंडीशन क्या है कि हमारे VBT में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो खाली होते हैं। क्योंकि हमें देखिए यहां पर टोटल लिगेंड कितने हैं, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये तो पता है कि ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन 6 लिगेंड्स के लिए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मुझे 6 खाली डब्बे चाहिए। तो पहले ये पता करिए कितने खाली डब्बे चाहिए, 6 खाली डब्बे चाहिए। तो 6 खाली डब्बे हम लोग को कहीं से भी जुगाड़ करने हैं, तभी जाके बॉन्डिंग होगी। तो ये हमारा 3d6 का हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3d के बाद आता है 4s और 4p आ गया। तो अभी कितना ऑर्बिटल खाली आपके पास, 1 2 3 4। इधर में आपका 4d भी खाली है, आप जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, 4d भी खाली अवेलेबल है। लेकिन हमें पता चला कि ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये तो खाली करवाता है, पेयरिंग करवाता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि देखेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले घर में रह रहे हैं, तो इसको ये बर्दाश्त नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा, इसको उठा के यहां पटक देगा, इसको उठा के यहां पटक देगा। तो देखिएगा इसमें तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था ही, इन दोनों में भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा सीन बन गया। अब यहां से ये दोनों डब्बे खाली हो जाएंगे, ये दोनों डब्बे 3d के खाली होके यहां आ गए d और d। ठीक है, यहां आ गए, और एक डब्बा S का ले लिया, 3 आपका इस P का ले लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। तो D2sp3 कब पॉसिबल हुआ, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके डब्बा खाली करवाया। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ही डब्बा खाली करवाता है जितना जरूरत होता है, जरूरत से ज्यादा खाली नहीं करवाएगा, जरूरत से ज्यादा पेयरिंग नहीं होगा। यहां पर हमने 3d यूज किया है, तो जब हम 3d यूज करेंगे तो ये इनर d है, 4d यूज करेंगे तो आउटर d, तो इसीलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। पेयरिंग हुआ है इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, को आप कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा। अब ये जो 6 खाली डब्बे हैं, इसी में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू यहां 0 है, तो ये आपका डायामैग्नेटिक भी कहलाएगा। चलिए अगला केस देखिए। अगले केस में पूरा सब कुछ सेम है, लिगेंड आपका F- है, तो लिगेंड अगर हैलोजन हो या ऑक्सीजन हो तो वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगा यहां पर पेयरिंग नहीं होगा। तो यहां भी कोबाल्ट 3+ है, ऐसा सीन बना हुआ है। अब 4s इसको भी चाहिए टोटल 6 खाली डब्बे, ये पेयरिंग नहीं करा सकता, पेयरिंग करवा सकता तो इसको उठा के यहां पटकता, इसको यहां पटकता, ये दोनों खाली करवा लेता, बट ऐसा ये नहीं कर पाएगा क्योंकि कमजोर है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक S लेना पड़ेगा 4s का, और 3 आपको P लेना पड़ेगा, और 4d का 2-2 d यहां से ले लेंगे, तो बन जाएगा S प्लस P प्लस P प्लस P प्लस D प्लस D sp3d2। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 आ जाएगा। यहां पर आपने आउटर डी यूज किया इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले, कितना है 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाहिर सी बात है कि यहां पर पेयरिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पेयरिंग होगा तो आपका DsP2 बनेगा, पेयरिंग नहीं होगा तो sp3 बनेगा। ऐसे ये मतलब आप मत मानिए, आप सिंपल लॉजिक्स लगाइए, दिमाग लगाइए, तब आंसर करिए। यहां पर लिगेंड कौन है, Cl-, किसकी प्रजाति का है, हैलोजन की प्रजाति का है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग।
पेयरिंग नहीं होगा। वीक लिगेंड में पेयरिंग क्यों नहीं होता ये भी आपको जरूर बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Na का Na+2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s0 3d8। 3d8 का केस है, देखिए ये आपका 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको यहां पर कितने डब्बे चाहिए, खाली डब्बे, कितने लिगेंड है, 4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 डब्बे आपको चाहिए, 4 खाली डब्बे चाहिए। देखिए 4 खाली डब्बे तो है, 1 2 3 4, और ये वीक है तो पेयरिंग भी नहीं करवा सकता, नहीं तो इसको उठा के यहां भेजता, आप इसको यूज कर लेते तो DsP2 हो जाता, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहा है, तो आपको एक S का लेना पड़ेगा, 3 P का लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा sp3 और टेट्राहेड्रल आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां देखने को मिलेगा, एक और एक 2 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगर Cn- इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो नाइट्रोजन, यहां पर देखिए आप याद करिए, उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो, कोलंबो के पीछे कनाडा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन डोनर आएगा, ये आपका कैसा लीगेंड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो यहां पर पेयरिंग होगा। अब क्या होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। तो अब देख लीजिए ये क्या है, Na+2 है, तो मतलब 3d8 वाला केस है, तो 3d8 तो हो गया, तो ये लेकिन इसको पेयर करके इसको खाली करा देगा, तो आपके लिए D को अवेलेबल करा देगा। S तो आप एक ले लीजिएगा और 2 आप P ले लीजिएगा, एक P बचा रह जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, D पहले आया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहां पे आपने कौन सा डी यूज किया, इनर D क्या आउटर D, 3D यूज किया, इसीलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि पेयरिंग हुआ है। चलिए एक और याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जान CD देख रही है, जान CD देख रही होगी, मतलब ZnCdHg का केस है, तो चाहे लीगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा टेट्राहेड्रल आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल आंसर आएगा। और अगर PTPD का केस है तो आपका हमेशा स्क्वायर प्लेनर आएगा, लीगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये आप डी ब्लॉक में ही देख चुके हैं, म्यू की वैल्यू होती है √n × n+2 bm। इसका बीकेटी भी आप देखो दे चुके हैं कि n की वैल्यू 1 होगी तो म्यू की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, 2 होगी तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 होगी तो 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको मैं इसलिए जरूर बताता हूं, इसको कभी नहीं छोड़ता हूं। ये आपका एनसीईआरटी का ही है, लेकिन बच्चे फैल जाते हैं। देखिए लीगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, ये तो सबको पता है, मतलब पेयरिंग होगा। यहां पर आप निकालिएगा तो x - 6 बराबर -3, x की वैल्यू +3 आएगी, मतलब mn आपका +3 में आने वाला है। तो mn का होता है 25, तो 25 का मतलब हो जाता है 4s2 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले के बाद तो देखिए 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, तो इसका हो जाएगा 4s0 3d4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। हाँ तो ये 3d4 हो गया। अब बच्चा देखिए यहां पर गलती आप क्या करते हो, आप यहां पर 5 ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4 5 बना दिया आपने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4, 4 ही है। अब इसको कितने खाली डब्बे चाहिए, 6 चाहिए। इधर में आपके पास अवेलेबल है क्या, इधर में आपके पास अवेलेबल है S और 3 आपके पास P भी अवेलेबल है। ये 4s है, ये 4p है, ये आपका 3d है। अब आप क्या सोचेंगे कि सबकी पेयरिंग करवा देते हैं, इसको उठा के यहां भेजते हैं, इसको उठा के यहां भेजते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कितने कितने घर खाली हो जाएंगे। देखिए आपको यह देखना कि आप कितने घर खाली करवा रहे हैं, आप उतने ही घर खाली करवाएंगे जितने जरूरत होंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरिए, अच्छा नहीं बना, 1 2 3 4 5, तो भरिए। आप देखिए पेयरिंग करा चुके हैं, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2 आ चुका है, इसमें 2, इसमें 2, 1 2 3 आपने खाली करा दिया। तो आप 3 खाली करा दिया तो D+D+ तो आप नहीं ले सकते, 3 और फिर S + P+P, ठीक है। अब यहां पे कितने डब्बे हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 P ले लिया, ठीक है। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D3sp2। ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो आपका हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमको 2 ही D चाहिए, हमको 3D नहीं चाहिए। तो अगर हमको चाहिए ही नहीं तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमको जितना जरूरत होगा उतना ही पेयरिंग करवाएंगे। तो अल्टीमेटली पेयरिंग कितना होगा, पेयरिंग जितना जरूरत होगा उतना ही होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा आपका। पेयरिंग कितना होगा ध्यान दीजिएगा। ओके एक मिनट, अभी देखिए इधर में कितने ऑर्बिटल टोटल खाली है ये देख लीजिए, 1
2 3 4, 4 तो है और ये पांचवा भी खाली है, मतलब सिर्फ एक डी का एक खाली है और डी में टोटल 2 खाली चाहिए। डी में टोटल आपको कितना खाली चाहिए? 2 खाली चाहिए, एक ऑलरेडी खाली है, तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की जरूरत है। तो सिर्फ एक को उठा के, अभी मैं नया जो कलम यूज कर रहा हूं इसको उठा के आप यहां करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अनपेयर्ड हो जाएंगे। सिर्फ यही उठ के यहां जाएगा तो ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा, आपका D2sp3 आ जाएगा। तो जितना जरूरत है उतना पेयरिंग करिए। एक डब्बा पहले ही से ही खाली था, आपको डी का मात्र 2 डब्बा चाहिए, तो एक डब्बा और खाली कराइए। तो इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आपने तो पूरा पेयरिंग करा के इसको डायमैग्नेटिक बना दिया था, पूरा पेयरिंग नहीं होगा, जितना जरूरत होगा उतने का ही पेयरिंग होगा। और इसमें तो Cl- में पेयरिंग ही नहीं होगा, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा, ठीक है। बीबीटी के बीबीटी में क्या डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड को ये नहीं बताया था, वो तो हमने आपको बता दिया, यूज कर लिया सीएफटी का कॉन्सेप्ट, इसने नहीं बताया था। चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ये पूरी तरह से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जिस तरह से आप फिजिक्स में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हो, इसमें भी क्रिस्टल फील्ड का मतलब कुछ उसी तरह से रिलेटेड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करता है, ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो ये मानता है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है कंप्लीटली आयनिक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बोलता है कि मेटल आयन को ये पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करता है और लिगेंड को निगेटिव चार्ज या पॉइंट डाइपोल की तरह ट्रीट करता है। डाइपोल में भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं इन जनरल। अब होता क्या है, डी ऑर्बिटल को समझो। डी में आपके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, राइट। तो बट पांचों में से आप देखेंगे तो 3 आपके हो गए dxy, dyz, dxz। इन तीनों को देखोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनके लोब बिटवीन द एक्सिस है। ये सब क्या है? बिटवीन द एक्सिस वाला खेला हो जा रहा है यहां पे, बिटवीन द एक्सिस। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक्सिस के बीच में, एक्स वाई एक्सिस के बीच में। ये देखो जेड वाई एक्सिस के बीच में, एक्स जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब तुम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखोगे तो इसके लोब एक्सिस पर है, ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक्सिस पर है, एक्स वाई एक्सिस पर है। और उसी तरह से जब तुम dz स्क्वायर को देखोगे जो यहां पर बिल्कुल वाहियात बनाया हुआ है, ये dz स्क्वायर को जब तुम देखोगे, देखो यहां पे, तो dz स्क्वायर क्या होता है आपका? इस तरह से होता है। और ओ सॉरी मैंने उससे भी ज्यादा वाहियात बना दिया था। और यहां पे एक रिंग होता है, मतलब ये भी इसके लोब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस पर है। तो दो आप, ये 3 क्या हुए आपके बिटवीन द एक्सिस वाले और 2 क्या हुए ऑन द एक्सिस वाले। मतलब तुम ऐसे समझो, अब हमें तुमको दिखाएंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। तो थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल को समझो, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में देखो तो ये आपके पास टोटल 6 आपके क्या है? लिगेंड्स होते हैं। तो ये 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे है, ये 2 वाई पे है और ये 2 ऊपर नीचे वाले जेड पे है। मतलब सारे लिगेंड एक्सिस पर है। सारे लिगेंड इसके पास कैसे आए होंगे? एक लिगेंड ऐसे देखो एक्सिस से आया होगा, जेड एक्सिस से आके लग गया होगा, एक इधर से जेड एक्सिस से आके लग गया होगा, एक इधर से आके लगा होगा। मतलब सारे लिगेंड इसके पास कैसे आए होंगे? एक्सिस से आए होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये चीज क्लियर हो गई तो यहां ध्यान दो, देखो आपके पास यहां पर है ये डी के 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल खटाक खटाक फटाक फटाक बना लेते। एक अरे हटना भाई, जल्दीबाजी कर। हाँ देख, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके डी के ऑर्बिटल्स हो गए। कौन कौन हुए ध्यान देना, ये आपका हुआ dxy, ये हुआ dyz, ये dxz, ठीक है, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, राइट। ये आपके 5 ऑर्बिटल हो गए। तो होता क्या है कि जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो कैसे होता है? लेट्स एज्यूम कि सारे लिगेंड इनफाइनाइट पे हैं। मान लीजिए कि ये आपका लिगेंड है, ठीक है, ये बैलून्स इज अ लिगेंड, ये लिगेंड है, ये इनफाइनाइट से अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ठीक है। किधर से आ रहा है? एक्सिस से आ रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास आ रहा है? मेटल के पास आ रहा है। तो समझिए मेटल इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये
दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स से ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज सोचिए, कोई भी मेटल लीजिए, लेट्स से कि आप Mn2+, Fe2+, उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब ये पास आ रहा है तो इसका अट्रैक्शन हो रहा है मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे। मान लो मैं मेटल हूं, मान लो क्या मैं मेटल हूं, पहले ही बता दिया हूं, आप लिगेंड है, तो मेरे पे Fe2+ पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको खींच रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना, करेगा ना, तो यहां पर रिपल्सन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियली टोटल कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड, 2 आपके इधर से आ रहे हैं, 2 आपके इधर से आ रहे हैं और 2 आपके ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। तो 6 लिगेंड आने की वजह से इन लिगेंड्स का मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, तो इन पांचों की एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। इनिशियली इन पांचों की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन जैसे ही लिगेंड पास आएगा एक चीज इसको पता चलेगा, ठीक है, पता चलेगा कि भैया ये लिगेंडवा सब ना चारों सभी डायरेक्शन से नहीं आ रहे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि बिटवीन द एक्स ऑन द एक्सिस से भी आ रहे हैं और बिटवीन द एक्सिस, ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर से भी आ रहे हैं, 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 हर डायरेक्शन नहीं, इधर से भी, 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 हर डायरेक्शन से नहीं आ रहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये कब पता चला? थोड़ी देर बाद पता चला, शुरू में इनफाइनाइट फिर तो पता नहीं था। तो इनिशियली सभी और डी ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर था, लेकिन जब पता चला कि ये तो एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और जो बिटवीन द एक्सिस वाला होगा वहां रिपल्सन कम होगा। सोचिए यहां पर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस से आएगा, तो जो आपका एक्सिस वाला ऑर्बिटल होगा, ये एक्सिस वाला ऑर्बिटल है, ये एक्सिस वाला ऑर्बिटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा डी का, जो इसमें रहेगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, जो इसमें रहेगा उसमें रिपल्सन कम होगा, जो इसमें रहेगा उसमें रिपल्सन कम होगा, जो इसमें रहेगा उसमें रिपल्सन कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है। यहां तो समझिए ना, यहां तो है ही नहीं, यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहां तो किसमें इलेक्ट्रॉन है? dx² - y² के केस में इलेक्ट्रॉन है, dz² के केस में इलेक्ट्रॉन है, समझिए। तो इसीलिए जो आपके ये दोनों क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं Eg, और ये ऑन द एक्सिस वाले हैं, ऑन द एक्सिस, और ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस। ये क्या है? बिटवीन द एक्सिस, राइट, बिटवीन द एक्सिस वाले हैं। तो बिटवीन द एक्सिस वाले को क्या कहते हैं? T2G। 2 पार्ट में बांट दिए, ये 3 को कह दिए T2G, 2 को कह दिए Eg। अब क्या पता चला कि जो ऑन द एक्सिस वाला है, जिसके लोब्स एक्सिस पर हैं, इन दोनों के लोब एक्सिस पर हैं, तो जब लिगेंड आ रहा है एक्सिस से, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन का, उस वाले ऑर्बिटल का रिपल्सन ज्यादा होगा, तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो आपके 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी आप कहिएगा कि T2G नीचे आ जाएगा, Eg ऊपर चला जाएगा, और ये तीनों नीचे आ जाएंगे। आप कहेंगे सर रिपल्सन तो सब में होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, रिपल्सन तो हुआ, तभी तो देखिए इनिशियल एनर्जी पांचों ऑर्बिटल की ऐसी थी। जब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम थी तो इनको कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल, एनर्जी सेम है, शुरू में सबकी बढ़ी, लेकिन आप समझिए शुरू में सबकी बढ़ी, अभी भी T2G की बढ़ी ही है इस लेवल से, लेकिन इस लेवल से घट गई। तो यहां पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई, डी ऑर्बिटल टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस वाला था और ये ऑन द एक्सिस वाला था। तो ऊपर वाले को आपने क्या कहा कि ये आपका है Eg, ये आपका है T2G। मतलब जिन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी शुरू में सबकी बराबर थी, अब वो 2 पार्ट में टूट गए हैं, ऊपर वाले की एनर्जी बढ़ गई है, नीचे वाले की एनर्जी घट गई है, और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेल्टा नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी इन O4 ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करेगा? स्प्लिटिंग हो क्यों रही है? स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है कि लिगेंड एक्सिस से आ रहे थे, लिगेंड एक्सिस से आ रहे थे, लिगेंड एक्सिस से आ रहे थे। तो लिगेंड जब एक्सिस से आ रहे तो रिपल्सन हो रहा था, स्प्लिटिंग का कारण ही है रिपल्सन। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच, उतना ज्यादा
स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, उतना ज्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी। अब यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोला जाता है बेटा? दिस इज नोन एज बेरी सेंटर। क्या है? अगर ये एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग का समझ में आया होगा तो चैट में आग जरूर लगा देना। ये आपका बेरी सेंटर बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर। और यहां से ये जो नीचे है इसकी वैल्यू हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर है उसकी वैल्यू बोलते हैं। भाई पूरा डेल्टा नॉट है, ऊपर वाले को प्लस बोलते हैं, ये जीरो मान लीजिए 0.6 डेल्टा नॉट, और नीचे वाले को -0.4 डेल्टा नॉट। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है डेटा याद करने में। ऐसे देखिए 4 है ये 0.4, तो 4 तिहाई 12, ये 6 है तो 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। ऊपर में प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, नीचे में -0.4 डेल्टा नॉट। इस तरह से क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है इन ऑक्टाहेड्रल। यही चीज आपके एनसीईआरटी में भी दिखाया गया है। 3/5 मतलब 0.6, 2/5 मतलब 0.4। तो ये पूरा स्प्लिटिंग को हमने समझाया। देखिए इलेक्ट्रॉन आपके एक्सिस से आते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा ये सारी चीजें, सारी कहानियां वही लिखी हुई है। अब एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखिए कोई लिगेंड स्ट्रांग है, लिगेंड स्ट्रांग है मतलब वो डोनर अच्छा है, इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कार्बन डोनर है, एकदम पूरा मजे में इलेक्ट्रॉन देता है। फ्लोरीन डोनर वीक डोनर, इलेक्ट्रॉन ही नहीं देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से देगा, जब वो पास आएगा तो उस केस में रिपल्सन भी ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है, कौन सा लिगेंड वीक है। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी पे बनाया जाता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू देख के बनाया जाता है। तो जो लिगेंड स्ट्रांग है उसका डेल्टा नॉट सबसे ज्यादा होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन है यहाँ पे? अगर लिगेंड की बात करिएगा तो CO, कार्बोनिल। इट्स नॉट कोबाल्ट, इट्स कार्बोनिल। ठीक है, फिर CN-EN NH3, पूरा ट्रिक आपको बता चुके हैं। अगला और किस चीज पर डिपेंड करेगा डेल्टा नॉट? यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर Fe2+ है, यहां पर Fe3+ है। तो जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगा, यहां पर चार्ज ज्यादा है, समझिए मेटल पे, मेरे खोपड़ी पे चार्ज ज्यादा है, तो मैं ये लिगेंड को काफी जोरदार फोर्स से खींचूंगा। तो लिगेंड जोरदार फोर्स से आएगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ उसका रिपल्सन भी जोरदार होगा ना। अरे अट्रैक्शन जोरदार होगा तो रिपल्सन भी जोरदार होगा, रिपल्सन जोरदार हो तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। खत्म हो गया। क्या देख रहा है तू? ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है डेल्टा टी से। डेल्टा टी स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल, तो इसलिए हम लोग कहते हैं डेल्टा नॉट बराबर, उल्टा लिखा हुआ डेल्टा टी, इसको मैंने चेंज किया था, करेक्ट किया था। डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है, और जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो नेट फोर्स ज्यादा। जेड इफेक्टिव क्या बताता है? नेट चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको बढ़ाओगे तो नेट फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, किसका? मेरा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को जोरदार तरीके से खींचूंगा, ज्यादा फोर्स से खींचूंगा, तो उस केस में फिर क्या होगा? ये एकदम तेजी से आएंगे तो मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ इनका तेजी से रिपल्सन भी होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो बेटा डेल्टा नॉट भी ज्यादा होगा। जब तुम नीचे जाते हो कहां पे? FeReOS में जैसे ही तुम नीचे जाते हो आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डेल्टा नॉट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पर दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात है, इलेक्ट्रॉन भरना है। किसमें भरना है? इलेक्ट्रॉन भरना है। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं? हम मेहनत नहीं करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेंगे। फालतू में मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे मेहनत तो कर ही रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना तेजी में पढ़ाने में, शॉर्ट में, हमारा काम क्या है कि माइंड मैप को माइंड मैप की तरह रखा जाए। ठीक है, टाइम कम लगे ताकि आप आराम से रिवीजन कर सके। डिटेल में तो विजेता में पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इधर बनाया है उसी को हम इधर भी बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? देखिएगा जरा, हम एक साइड में लेते हैं वीक फील्ड, एक साइड में लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। एक साइड में वीक लिगेंड लेंगे, एक साइड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे। ठीक है, तो उधर मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया है, इधर हम वीक ले रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है, आपको पता होगा कि वीक वाले में डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हाँ, धीरे धीरे पास वो आने लगी जरा जरा। ठीक है, यहाँ धड़कने बढ़ाने लगी जरा जरा। एग्जाम आ रहा है पास, उसकी बात करो। एक इलेक्ट्रॉन है डी में, यहां जाएगा तो आप ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में जाएगा। दोनों ही केसेस में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो। तो आप क्या लिखिएगा? T2G1।
अरे रिकॉर्डिंग में सही से होता ना हो, ना तो मेहनत हो जाए, रिकॉर्डेड ना हो, मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा डी में, तो आप यहां भरिएगा, तो इसको क्या बोलिएगा, T2Z2। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां आ जाएगा, दोनों जगह सेम है। जब डी में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप कहिएगा T2Z3, क्योंकि यहां आ जाएगा, यहां भी यहां आ जाएगा। जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर चला जाए या पेयरिंग हो जाए। देखिए, जब भी पेयरिंग करेंगे तो एनर्जी लगेगी। अगर पेयरिंग करिएगा तो आप एक ही डब्बे में दूसरे इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं, दोनों पे निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही बैठा हुआ है, दूसरा आ रहा है, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, और जहां भी आप जबरदस्ती करते हैं एनर्जी देना पड़ता है, तो यहां एनर्जी देना पड़ेगा। तो पेयरिंग में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो यहां पेयरिंग कराने के लिए लगेगा पेयरिंग एनर्जी। लेकिन इधर हम केस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, और इधर ले रहे हैं वीक का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, तो पेयरिंग एनर्जी कम लगता है। और यहां पर उल्टा होगा, ये डेल्टा नॉट की वैल्यू डेल्टा नॉट डैश कह दो, ये कम होता है, इसीलिए डेल्टा नॉट कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। क्या मतलब सर? मतलब ये हुआ भाई साहब, मतलब ये हुआ जनाब, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। मतलब ये हुआ कि यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां आ जाए या यहां आ जाए। तो देखिए, यहां जाने में इसको कितना एनर्जी लगेगा, पेयरिंग एनर्जी के बराबर। और ऊपर जाने में कितना एनर्जी लगेगा, यहां से ऊपर जाएगा तो कितना वैल्यू है, डेल्टा नॉट के बराबर। तो देखना होगा कहां कम एनर्जी लग रहा है। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, पेयरिंग में कम लगेगा। तो बहुत तेज है भाई, ये पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग हो जाएगा, यहां पे ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए न कहे थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाता है, वीक फील्ड में देखो वही, जब वीक फील्ड में आओगे तो ऊपर जाने में डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, कम एनर्जी लग रहा है, तो ऊपर चल जाएगा, पेयरिंग में ज्यादा लग रहा है। तो अब ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। इधर D4 लिखोगे तो ये T2Z4 इजी, 0 इजी में कुछ नहीं, यहां D4 लिखोगे तो अलग होगा, T2Z3 इजी 1। अब D5 आएगा तो क्या होगा, अगेन पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाता है, तो T2Z5 इजी 0। और इधर में क्या हो जाएगा, D5 में ऊपर ही चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T2Z3 ही रहेगा, इजी 2 रह जाएगा। अब देखिए D6 आएगा तो क्या होगा, यहां भी भर जाएगा, तो T2Z6 पहले नीचे वाला भरेगा तब ऊपर जाएगा, अब आ जाएगा इजी 0। यहां पर क्या होगा, देखिए अब छठा इलेक्ट्रॉन आया है, तो आप देखिए यहां पे भी पेयरिंग होगा, यहां करिएगा तब भी पेयरिंग होगा, यहां पे पेयरिंग होगा तो सिर्फ पेयरिंग एनर्जी लगेगा, यहां करिएगा तो दोनों लग जाएगा ना, पेयरिंग एनर्जी भी लगेगा पेयरिंग करने में, और ऊपर जाने में डेल्टा नॉट डैश भी लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका ठीक है यहीं रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, T2Z T2 D6 है, तो हो जाएगा T2Z कितना 4 और इजी 2, 4 2 6। D7 में क्या होगा, D7 इधर, अब ये तो पूरा भर गया, तब ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा T2Z6 इजी 1। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहीं पे रहेगा। अब नीचे पहले पेयरिंग होगा ना, तब ऊपर होगा, तो T2Z5 इजी 2। ठीक है, और D8 में क्या होगा, देखिए D8 में एक और इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, यहां पर D8 ऊपर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भर जाएगा, तो T2Z6 इजी 2। तो D8 दोनों का बराबर रहेगा। देखिए यहां पर भी वही है, T2Z6 इजी 2, D8 बराबर रहेगा, D9 D10 भी बराबर रहेगा, 1 2 3 बराबर रहेगा। देखिए यहां पर भी आपको पूरा लिख के दिखाया गया है। चलिए इधर आइए, देखिए 1 2 3 बराबर रहेगा, और 8 9 10 भी आपका दोनों का बराबर रहेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे। 4 5 6 7 आपका डिफरेंट रहेगा। खत्म हुआ। अब एक क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो यहां पर लिखा हुआ है, इसमें आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो नीचे आने से उसकी एनर्जी घट जाती है 0.4 डेल्टा नॉट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z से, एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे, और ऊपर जाती है तो बढ़ जाता है 0.6 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG से,
और प्लस अगर पेयरिंग होता है तो उतना एनर्जी देना पड़ता है। तो xp वेयर x इज द न्यू पेयर बताता है। जैसे अगर d6 का केस आता है तो d6 में देखोगे तो इनिशियली d5 हो गया, d6 देखो D6 क्या होता है, D6 में बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन सिर्फ बता देते, पूरा निकाल के नहीं बताएंगे। D6 जब करोगे तो ऐसा होता है, एक पेयर ऑलरेडी रहता है तो आपको नए पेयर देखने होते हैं कि नए कितने पेयर बन रहे हैं। D6 में आप देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, T2G6, D6 क्या है, T2G6 EG0 इधर वाले में। तो T2G6 में टोटल 3 पेयर हैं, लेकिन एक पेयर पहले से था तो 2 ही लिखोगे, 2p लिखोगे, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलर का कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्या होता है, जस्ट उल्टा ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए पेयरिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। जस्ट उल्टा है, जो वहां पे 3/5 ऊपर था 3/5 नीचे है, 2/5 वहां नीचे था यहां ऊपर है, जस्ट उल्टा। ठीक है, और ये रिलेशन याद रखिएगा, डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा नॉट। इसमें बता दिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर ही जाता है, पेयरिंग नहीं होती है। कलर का कॉन्सेप्ट देखिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और कोई भी कलर आपको कैसे दिखाई देता है, ठीक है, कोई भी लड़की सुंदर क्यों दिखती है, मान लीजिए कि ये सुंदर सी कन्या है, ये मेलोना है, ऐसी दिखती है। ये सुंदर कैसी दिख रही है, ये लाल कलर का क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये लाल कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि इससे रेड लाइट निकल के आपकी आंखों में घुस रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इधर से हम व्हाइट लाइट जला रहे हैं, तो व्हाइट लाइट इधर से हमने दिया है, क्या है, व्हाइट लाइट दिया है। व्हाइट लाइट में कितना कलर होता है, विबजियोर के जैसा होता है, विबजियोर जैसा होता है। जब ये व्हाइट लाइट गया, इसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में ले जाने में, और T2G और EG के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा नॉट। तो जितनी एनर्जी यूज होगी वो डेल्टा नॉट के बराबर हो जाएगी, राइट। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, राइट। हाँ, तो आपने इधर से दिया कितना कलर, 7 कलर। मान लीजिए हर कलर का अपना लेमडा होता है, वेवलेंथ होता है। मान लीजिए ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गया वो तो उसकी एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में भेजने में। तो अब कितना कलर बच गया, ब्लू के अलावा विब जी और विब बी हट गया, जी और बच गया। इन सब से मिला के एक कलर बनेगा जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और इसी कलर का कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा। कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसा दिखेगा। तो यहां पर कलर का कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम T2G to EG, ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता और ना कलर दिखता, क्योंकि अगर एक भी कलर को अब्जॉर्ब नहीं करता, सबको आने देता, तो व्हाइट लाइट आपने डाला था व्हाइट ही दिखता। ठीक है, तो इसमें कलर दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि इसने एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने के लिए कलर व्हील हम लोग यूज करते हैं। कलर व्हील बनाना बड़ा ही आसान है, इसको आप बांट दीजिए, ठीक है, 8 पार्टों में। ठीक है, ऐसे बांट दीजिए, और ध्यान रखिएगा कि आप कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, सॉरी 8 पार्ट में नहीं, 6 पार्ट में। और V और I को साथ में रखिएगा, फिर आएगा B G, ठीक है, विब जी योर। और आमने सामने का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जैसे ब्लू ऑब्जर्व किया तो ऑरेंज दिखेगा, रेड ऑब्जर्व किया तो ग्रीन दिखेगा, येलो ऑब्जर्व किया तो वायलेट दिखेगा। ऐसे जैसे इसने ब्लू ऑब्जर्व किया तो ब्लू के सामने क्या, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का आपका कॉम्प्लेक्स दिखेगा। देखिए यहां पर अब एक डायग्राम दिया हुआ है, आप बताइए इन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां पर 5 अमोनिया 1 Cl, यहां पर 5 अमोनिया 1 वाटर, मतलब डिफरेंस क्या है Cl और वाटर का। Cl और वाटर में कौन अच्छा लिगेंड है, एक बार सानिया क्लास से फरार, क्लास पहले आता है, मतलब कमजोर के रिस्पेक्ट में देखिए। वैसे भी देखिएगा ऑर्डर क्या था, सबसे अच्छा कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन वाला, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वाटर के केस में स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगा। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो यहाँ डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो hc/λ से लेमडा की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए देखिए जैसे ही आप नीचे आए हैं लेमडा घट गया है। अब जब इसमें कंपेयर करें 5 अमोनिया 6 अमोनिया, वाटर के बदले अमोनिया आ गया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, डेल्टा नॉट और बढ़ गया तो लेमडा और घट गया। नीचे आइए
अमोनिया अमोनिया को NH3 को CN से रिप्लेस कर दिया, CN और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपका यहां पर डेल्टा नॉट और बढ़ गया, स्प्लिटिंग और बढ़ गई तो लेमडा एनर्जी और बढ़ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब और बढ़ गया, लेमडा आपका और घट गया। यहां देखिए लिगेंड आपने वीक कर दिया, या अच्छा टेट्राहेड्रल आ गया, टेट्राहेड्रल में डेल्टा नॉट की वैल्यू ही कम होती है, डेल्टा नॉट का वैल्यू कम हुई मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कम हुई, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो एनर्जी कम हुआ तो लेमडा बढ़ गया। इस तरह से दिखा गया है। बाकी देखिए येलो कलर अगर एब्जॉर्ब होगा तो वायलेट कलर का दिखेगा, येलो के सामने वायलेट है। ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो आपको रेड दिखेगा, रेड दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे कलर एब्जॉर्ब है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कलर में एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा स्प्लिटिंग हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लिगेंड प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें से हीट करके वाटर गायब कर दीजिए, अगर आपने लिगेंड को गायब कर दिया तो ना स्प्लिटिंग होगा, ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा T2G से EG में, और ना ट्रांजिशन होगा तो ना कलर एब्जॉर्ब होगा, ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा, ना कलर दिखेगा। तो कलर तभी दिखेगा जब आपका लिगेंड होगा। इसी तरह से एनहाइड्रस CuSO4 आपका व्हाइट होता है, लेकिन CuSO4.5 वाटर ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि वाटर अंदर जाके आपका स्प्लिटिंग करवाता है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल देखते हैं। तो मेटल कार्बोनिल में काफी खास टाइप का बॉन्डिंग होता है, इसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है? सिनर्जिक का मतलब होता है कोई भी काम यूनिटी के साथ करना, एक साथ करना। ये आपको नहीं दिख रहा है, कोशिश करता हूं कि इसको मैं दिखा दूं ब्राइटनेस को पूरा कम करके। आई थिंक अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, किसका है तुमको इंतजार में हूं ना, मैं तो हूं ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये आपका कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहां पर एक होता है लोन पेयर। तो पहले क्या करेगा, ये लिगेंड है तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा। किसको देगा? मेटल को देगा, ठीक है। लेकिन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है तो मेटल क्या करेगा, वापस इनका इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, वापस दे देगा। किसमें दे देगा? इसका पाई स्टार ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा। जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब कार्बोनिल CO इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर देगा मेटल को, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां सिग्मा बॉन्ड बना। और जब ये वापस मेटल इलेक्ट्रॉन देगा अपना इसको, किसको? कार्बोनिल को, तो पाई बॉन्ड बनेगा। आप ये चीज यहां भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए तो पहले ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आया तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, और जब ये आपका फील्ड डी ऑर्बिटल है किसका? मेटल का, वापस इलेक्ट्रॉन दिया तो पाई बन गया। तो यहां सिग्मा और पाई दोनों साथ में बन रहा है, इसीलिए इसको सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्ड इस यहां पर स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनिल्स पॉजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। द MC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब कार्बोनिल अपना लोन पेयर देगा मेटल को। एंड MC पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल। फील्ड डी ऑर्बिटल किसका फील्ड डी ऑर्बिटल? मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार में, किसका? कार्बोनिल के पाई स्टार में जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो क्या बनेगा? आपका पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा पाई साथ में बन रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, और इसे ही कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। स्वाहा। अब देखिए यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर NiCO4 है तो टोटल 4 लिगेंड है तो बन जाएगा टेट्राहेड्रल। यहां पे क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। आपको निकाल के देखना पड़ेगा टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो यहां पर NiCO4, आपको थोड़ा एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूं, यहां पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे न्यूट्रल है तो x की वैल्यू 0 आएगी, मतलब Na 0 हो गया, मतलब 4s2 3d 8 हो गया। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका इसमें चला जाता है, तो ये 4s0 3d 10 हो जाता है। s खाली हो गया, d भर गया, इसलिए s और 3p आके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल यहाँ पे आता है। 5 होगा तो 3 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। अब ध्यान दो, अगर Mn2CO4 10 होगा, सॉरी Mn2CO 10 है, कार्बोनिल 10 है, तो आधा आधा बांट दो। 5 इस Mn के पास, 5 इस Mn के पास, देखो 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 और इनको आपस में जोड़ दो। यहां पर देखो CO कोबाल्ट के साथ 8 आपका कार्बोनिल है, 4 4 बांट दो, तो 3 आपका बांटो पहले, 1 2 3 1 2 3 और 2 को बीच में रख के ब्रिजिंग बना दो, ऐसे ब्रिज बना दो, आपका स्ट्रक्चर बन गया। 8 होगा, सॉरी 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, सिंपल। 4 होगा टेट्राहेड्रल, 5 होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 8 है तो 3 3 बांट दो, 2 को बीच में रखो, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल सिंपली, और 10 है तो 5 5 बांट दो, एकदम बिल्कुल सिंपल। चलिए तू इधर जा। अब देखेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बहुत इजी है। देखिए आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म की खास बात क्या है कि वैसे तो बेसिक आइसोमरिज्म आपको पता ही है। आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। आइसोमरिज्म दो टाइप का होता है, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल देखते हैं। स्ट्रक्चरल बड़ा ही आसान है, जैसा नाम वही डिफरेंट, जो नाम वही डिफरेंट। स्ट्रक्चर आइसोमर, स्ट्रक्चर डिफरेंट। आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होगा, आयन डिफरेंस, जो नाम वही डिफरेंट होगा। जैसे देखिए इसको पानी में डालिएगा, जो बाहर है, क्या बाहर है, Br बाहर है, तो ये Br माइनस देगा। इसको पानी में डालिएगा, SO4 बाहर है, SO4 देगा। दोनों में क्या क्या बाहर है, दोनों क्या क्या आयन दे रहा है, ये SO4 दे रहा है, Br दे रहा है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में आयन डिफरेंट है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर। एक और बात मैं बताता हूं कि देखो यहां Br बाहर, SO4 अंदर, SO4 बाहर, यहां पे SO4 बाहर, Br अंदर, अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए तो आयोनाइजेशन आइसोमर हो जाता है। हाइड्रेट और सल्फेट आइसोमर, हाइड्रेट का मतलब वाटर, यहां पर वाटर डिफरेंट होगा, दिस इज टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। देखो इसमें वाटर 6 अंदर, ठीक है, यहां पर 5 वाटर अंदर, 1 वाटर बाहर, अंदर बाहर, बाहर में एक भी वाटर नहीं, बाहर में 1 वाटर, क्या डिफरेंट, वाटर डिफरेंट। लिंकेज आइसोमर में क्या होगा, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज डिफरेंट होगा, एक बार इधर से डसेगा तो एक बार इधर से डसेगा। ऐसा केस कहां आता है, दो मुहा सांप, दो मुहा नागिन कहां थी, एम्बीडेंटेड लिगेंड, मतलब जहां एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा वहां पर बनेगा आपका क्या, लिंकेज आइसोमर। जैसे देखो यहाँ पे NO2 है, नाइट्रोजन से दे रहा है, ONO है, ऑक्सीजन से दे रहा है, तो यहां लिंकेज नाइट्रोजन से है, यहां लिंकेज ऑक्सीजन से है। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म कहेंगे, ठीक है। लिंकेज आपका हो गया। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफरेंट, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है कोबाल्ट अमोनिया के साथ और यहां बना है CrCN के साथ। देखिए अब इसी केस में इसका CN यहां आ गया, इसका अमोनिया यहां चला गया, तो यहां बना कोबाल्ट CN के साथ CrNH3 के साथ। जब भी ऐसा केस हो तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जो नाम वही डिफरेंट। अब आ गया यहां पे स्टीरियो आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर दो होता है, दोनों को देखते हैं, चलिए बड़े आराम से। देखो स्टीरियो, यहां पर स्टीरियो आइसोमर में दो होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों को देखो ध्यान से। देखो पहले ज्योमेट्रिकल देखो, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है कि आपका सब कुछ सेम रहेगा, एटम का पोजीशन अलग रहेगा। पोजीशन का मतलब कभी वो पास पास रहेगा, कभी दूर दूर रहेगा, कभी ऐसे दूर दूर रहेगा, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे दूर दूर रहेगा, ठीक है, और कभी ऐसे पास पास रहेगा, ठीक है, ऐसे कभी 90 डिग्री का, अभी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो 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 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो बोलेंगे सिस, और जब 180 का बनेगा, ये देखो 180, ऐसे 180, ठीक है 180, ठीक है, देखो देखो दिख रहा है, अब दिखेगा, देखो 1, अच्छा एक हाथ तो दिख नहीं रहा भाई, दोनों हाथ कैसे दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे। जब 180 का बनेगा तो ट्रांस, तो 2 बनेगा सिस और ट्रांस, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, देखना। जब दो आइडेंटिकल लीगेंड के बीच में जब एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसको सिस कहेंगे, और जब जब अपोजिट पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा तो उसको ट्रांस कहेंगे, वहां 180 का एंगल बनेगा। जैसे यहां पे देखो M है, A है, A है, अपोजिट अपोजिट में, B है, B है, अपोजिट अपोजिट में, तो ये ट्रांस हो गया। और यही बगल में, मैं तेरे अगल बगल में, मैं तेरे अगल, जब अगल बगल में है 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो सिस बनेगा, तो 2 आपका हो जाएगा सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट PPL को रोटेट कर दे उसे ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका देखो, कंडीशन समझो। 2 टाइप की कंडीशन यहां बहुत जरूरी है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से मिल गया तो पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, आपको बीच से काट दिया जाए ऐसे,
तो आप दो बराबर भागों में बंट जाएंगे। मतलब वैसा प्लेन जो किसी को दो बराबर भागों में बांट दे उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और यहां से काट दिया जाए तो मुंह ऊपर पैर नीचे, आप दो बराबर भागों में नहीं कटे। ठीक है, वैसा प्लेन जो किसी कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। या दूसरा है कि अगर 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 जैसे मिरर इमेज भी लिया जाता है, ए का मिरर इमेज ए होता है। अब आप इसको, अरे 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 ये क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं होगा क्या भाई साहब? चल कोई बात नहीं, मुझे तेरा सॉल्यूशन पता है। तो अब इसको अगले पेज पे लाओ भाई, ये यहां पे काम करेगा। ए का मिरर इमेज निकालोगे तो ए बनेगा। अब इस ए को उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इंपोज कर जाएगा। सुपर इंपोज जब कर जाए, ओ सॉरी ये क्या हो गया, पूरा ये लिखा गया, मुझे नहीं चाहिए था ये। जब इसको उठा के, अरे भाई तू क्या कर रहा है, हाँ समय नहीं है मेरे पास, इसको लाके इस पे रखोगे तो सुपर इंपोज कर गया। जब ये सुपर इंपोज कर जाए, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो तो यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब अगर ध्यान देना यहां पे, अगर मैं यहां P बनाता हूं तो P जो पास रहता है, देखो जो पास रहता है ना उसका इमेज भी मिरर में पास ही बनता है। मतलब इधर जो डिस्टेंस रहता है उधर जिसमें बराबर होता है, फिजिक्स में पढ़े होगे। तो P का मिरर इमेज क्या बनेगा, Q टाइप का बनेगा। तो अब आप इसको उठा के उस पर रखिएगा तो ये सुपर इंपोज नहीं करेगा। देखिए इसको ले जाइएगा, सुपर इंपोज नहीं करेगा, लॉलीपॉप बन जाएगा। हाँ लॉलीपॉप लागेलू, हाँ लॉलीपॉप लागेलू गाना है ना, हाँ लॉलीपॉप बन जाएगा। ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज जब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो जाए, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो जाएगा और सुपर इंपोजिबल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये इनएक्टिव यानी ये नहीं शो करेगा, ये शो करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इसमें दो पार्ट होता है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल होता है, ऑप्टिकल नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल में 6 रहेगा, हो भी ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल को आप देखिएगा तो इसमें सारे पोजीशन सेम होते हैं। किसी को उठा के कहीं रखिए, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, तो इस केस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कोई एंगल चेंज नहीं होगा। इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल शो होता है मात्र एक केस में, जब सारे के सारे डिफरेंट हो। ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट, ऑल डिफरेंट होना चाहिए। एक भी सेम हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जैसा काइरल कार्बन में होता है। नॉन सुपर मिरर इंपोजिबल मिरर इमेज बन रहा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन सारे डिफरेंट होगा तब। अब देखिए स्क्वायर प्लेनर आपका डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, दिस इज ए स्क्वायर प्लेनर। ये आपका स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहां से है, बहुत सारा है। अभी देखिए सब सेम है तब तो आप बहुत सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से काट दीजिए, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। लेकिन अगर सब डिफरेंट है ना तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सारे एटम को बीच से काटिए, इसको दो पार्ट में काट दीजिए, ऐसे जाके प्लेन काटते हुए जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। खुद प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से स्क्वायर प्लेनर में आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल होगा। कंडीशन देखिए, 4 लड़के हैं, दो दो का पेयर बनाना है तो क्या तरीका, कितने तरीके से बन सकता है। एक पेयर में 2 लड़का 2 लड़का, नो जीआई। डिफरेंट पेयर बनता तो जीआई होता, नहीं तो जीआई नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अब मान लीजिए 3 लड़का है, 1 लड़की है, तो एक तरीका है कि एक ग्रुप में एक, या एक डब्बा समझ लीजिए, एक डब्बा में एक लड़का और लड़की, दूसरे डब्बा में 2 लड़के, एक ही तरीका पॉसिबल है, तो कोई जीआई नहीं होगा, नो जीआई। ठीक है, नो जीआई, नो जीआई। अब देखिए 2 लड़का 2 लड़की, एक तरीका है कि एक डब्बा में दोनों लड़का, अगले डब्बा में दोनों लड़की, एक तरीका हुआ। दूसरा है एक डब्बा में एक लड़का लड़की, अगले डब्बा में लड़का लड़की, टोटल 2 तरीके हैं। ए साथ में, बी साथ में, ए बी 2 जीआई आ गया। और मान लीजिए लड़की के साथ उसकी फ्रेंड भी आ गई, तो अब क्या होगा, एक डब्बे में दोनों लड़का, अगले डब्बे में
लड़का दोनों लड़की, ठीक है। अगला तरीका, एक डब्बे में लड़का लड़की लड़का लड़की, मतलब 2 GI। कहने का मतलब ये ABCD क्या है, ये सब लिगेंड है। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा आ जाए कि ऐसा कुछ हो जाए कि NH3 या Cl2Br2, ठीक है, ऐसा हो जाए तो एक ऐसा केस हो गया। मान लीजिए यहां पर ऐसा हो जाए A2 के जगह पे Cl2 कर दीजिए और Br2 के जगह पे कोई भी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड ले लीजिए, ठीक है, कोई भी। जैसे आप ऐसे करिए, आप NH3 होल ट्वाइस ले लीजिए और यहाँ पे Cl2 ले लीजिए, NH3 होल ट्वाइस ले लीजिए और यहाँ पे ClBr ले लीजिए, तो ClBr के केस में भी 2 ही आएगा, यहाँ भी 2 ही आएगा, ठीक है। और अगर MABCD होगा तो एक बार A को B के साथ रखिए, CD अपने आप चला जाएगा, A को C के साथ रखिए, BD अपने आप चला जाएगा, A को D के साथ रखिए, CD अपने साथ चला जाएगा, तो इसमें 3 GI आ जाएगा। या तो आप ये टेबल याद कर लीजिए, सारे लिगेंड सेम है तो कोई भी डिफरेंट पोजीशन नहीं बन पाएगा तो 0 GI, ठीक है। एक डिफरेंट आया तब भी 0, और अगर A2B2 में 2, A2BC में 2, MABCD में 3। ये क्या है, AA का क्या मतलब, AA का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बताया था ना, तो इसमें भी इट्स लाइक इसको तुम लिख सकते हो MA4, ठीक है। तो MA4 में 0, तो यहां भी 0। देखो ऐसे ये A टाइप का ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको तुम चाहे कोई भी चेंज कर दो, डिफरेंट शेप बन ही नहीं पाएगा, डिफरेंट एंगल बन ही नहीं पाएगा। लेकिन वही जब बात AB की होगी, ये असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होगा, तो यहां पे 2 GI हो जाएगा। एक बार तुम ऐसे लिख दो, ठीक है, तो ऐसे देखो, ठीक है, AA साथ में और एक बार अपोजिट में कर दो, ये आपका AB हो गया। अब इसी को पलट दीजिए, हाँ, एक को पलट दीजिए, B के अपोजिट B, A के अपोजिट A, तो ये आपका ट्रांस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसमें आपका 0, इसमें 2। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका जैसे कॉम्प्लेक्स दिया है PTNH तो इसको क्या लिख सकते हैं, MA2B2। MA2B2 में कितना GI होता है, 2, एक सिस एक ट्रांस। यहां देखिए दोनों पास पास तो सिस, दोनों अपोजिट अपोजिट तो ट्रांस। ये आपका ग्लाइसिनेट लिगेंड है, इसको आप AB के रूप में लिख सकते हैं, दिस इज AB काइंड ऑफ। ये आपको बताया भी था, ये कैसा होता है, CH2NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक बार नाइट्रोजन से देगा, एक बार ऑक्सीजन से देगा, दोनों जब डोनर डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस समय केस में आप AB लिखते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है, EN NH2 CH2 CH2 NH2, और क्या है, सीट ऑक्सलेटो, ये सब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड के एग्जांपल हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इसमें आप टेबल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं कहता हूं टेबल याद कर लीजिए। तो MA6 में 0, एक B आ जाएगा तब भी 0, जब तक 2 डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे वहां देखा A2B2 में ही मिला, A4B2 में 2, अब B2 के जगह पर BC कर दीजिए तब भी 2। MA3B3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2, MA3B2C में 3, और MA3BCD में 4, और MA2B2CT में 5, MA2B2C2 के जगह पर CD कर दीजिएगा तो 6, और MA2BCDE में 9, और MABCD में 15। या तो टेबल याद कर लीजिए, एक ही बार में काम ही खत्म। या आप इस तरीके से करिए कि जब MA6 से 6 लड़के, क्या तरीका है, 3 डब्बे में, दोनों में लड़का 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 लड़का, एक लड़की आई तो एक ही तरीका है, एक डब्बे में एक लड़का एक लड़की, बाकी डब्बे में लड़के, तो नो GI। लेकिन जब 2 लड़की आ गई तो एक तरीका है कि एक बार दोनों लड़कियों को साथ रखिए और एक बार लड़कों के साथ रख दीजिए, तो इस तरह से आपका 2 GI यहां पर आ गया। अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है फेसियल और मेरीडोनल का। देखिए फेसियल और मेरीडोनल में क्या डिफरेंस है, आप पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, 4 आपका इन द प्लेन, ये 1 2 3 4, देखिए ये 4 प्लेन वाले, एक ऊपर एक नीचे, तो M यहां पर MA3B3 में 2 GI होता है। देखिए 2 GI कैसे होगा, एक बार आप क्या करेंगे, एक बार ये आप ट्रांस जैसा समझिए, NH3 के अपोजिट में NH3, तो इसको मेरीडोनल कहते हैं। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि तीनों NO2 आपके एक ही प्लेन में, देखिए पूरा एक प्लेन में है, पूरा एक प्लेन में, तो कोई भी तीनों एटम्स एक प्लेन में आएगा तो मेरीडोनल। यहां पर देखिए NO2 बाहर चला गया, 2 NO2 प्लेन में, एक बाहर, मतलब ऊपर या नीचे, जब भी ऐसा हो तो फेसियल। यहां पर तीनों NO2 एक ही प्लेन में तो मेरीडोनल, यहां पे 2 GI आपका आ जाएगा। चलिए अब कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। अगर यही केस ऐसा हो जाए MA होल ट्वाइस B2 का, जैसे यहां पर देखिए M है
और ये ए होल ट्वाइस, ए का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, और ये B2 है। ठीक है, जब ऐसा केस हो तो इस केस में आपको 2 GI देखने को मिलेगा। कैसा? एक बार Cl अपोजिट, एक बार Cl बगल में, तो ये सिस, ये ट्रांस। अगर आप B2 के जगह पर BC कर दीजिए, जैसे यहां Cl2 के जगह पे ClBr कर दीजिए, तब भी 2 GI। और Ma, देखिए अगर ऐसा केस हो Ma होल थ्राइस, तो यू कैन राइट दिस एज Ma6, तो सब सेम हो तो 0। लेकिन यहीं पे अगर आप ऐसा कर दीजिए, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लाइए, AB3 ऐसा लाइए, तो 2 GI हो जाएगा, एक बार सिस एक बार ट्रांस, जैसा आपको अभी दिखाया था, किसमें? 4 वाले केस में दिखाया था, पलट दिया था AB को, वैसा ही इसमें आपको 2 GI देखने को मिलेगा। टेबल को ध्यान में रखिएगा। अब कुछ की पॉइंट ध्यान रखिए जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, ये स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता। दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका MAA होल थ्राइस है, ये Ma6 टाइप का है, ये GI नहीं शो करता, GI 0 है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिए जब आप इसको बनाएंगे इस तरह से, तो ये जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इंपोजिबल है, इसको उठा के इस पे रखिएगा, तो ये वाला पार्ट कहां आ रहा है? इसको उठाइए यहां, तो ये वाला जो पार्ट है यहां बनेगा, तो सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। देखिए ना, ये जो पास में है उसका इमेज पास में बनेगा, जो दूर में है उसका इमेज दूर में बनेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स आए, चाहे आपका ऐसा आ जाए OX होल थ्राइस इस टाइप का, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये भी MAA टाइप का है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेटो, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, M हो, AA होल ट्वाइस हो, अभी देखा था, और B2 हो, ये ज्योमेट्रिकल तो शो करता है, 2 GI होगा, सिस और ट्रांस, लेकिन इसका सिर्फ सिस आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस नहीं होता है। ट्रांस बना के दिखाता हूं, देखिए M है और यहां पर Cl ये ट्रांस हुआ, और En को आप ऐसे दिखाते हैं, ये En हो गया, ये En हो गया। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, आप इसको काट दीजिए ना, यहां से इससे काटिए ना, 2 पार्ट में कट गया, तो ट्रांस आपका ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और सिस आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इनएक्टिव, ट्रांस क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, 2 चीज सबसे ज्यादा, एक ये वाला और एक ये वाला, सबसे ज्यादा पूछा गया है। कोई भी एग्जाम का PYQ निकाल के देख लो। अब ये टेबल याद कर लो, इस टेबल में क्या दिया गया है? इधर एनेंसियोमेरिक पेयर दिया गया है। जब भी कोई 2 नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनता है तो उसको एनेंसियोमर बोलते हैं। तो एक एनेंसियोमेरिक पेयर में 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। तो जब देखिए सबसे पहली बार आपको ऑप्टिकल आइसोमर कब देखने को मिला है? जब आपका 4 डिफरेंट लिगेंड आए हैं, ABCD 1 2 3 4 डिफरेंट लाएंगे, तभी आपका ऑप्टिकल आइसोमर पहली बार देखने को मिलेगा। बाकी सब में जो देखिए 3 है, ABCD, नंबर भूल जाइए, ABC 3 ही तो है, AB 2 है, ABC 3 ही है, AB 2 ही है। जब 4 डिफरेंट देखने को मिला, तभी पहली बार आपको ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिला। सर कहोगे यहाँ पे तो 1 2 3 ही है, हम सीक्वेंस को फॉलो करते आ रहे हैं, ऊपर से सीक्वेंस लिखने आना चाहिए। देखिए ऊपर जब यहां पर पहले MA6 रहा होगा, फिर हमने A4 किया, B2 किया, फिर B2 को BC किया, फिर हमने A4 को कम करके A3 B3 किया, फिर B3 को तोड़ा, तो B3 को तोड़ा तो C लेके आए, B2 किया, फिर ये सब कांस्टेंट रखा, और यहां पर B को तोड़ा तो BCD किया, तो यहां सबसे पहली बार मिला। अब आगे जाके हमने इसको A2 किया, तो ये B2 C2, यहां से आपको तो मिल ही रहा है, यहां भी मिल रहा है, ठीक है, यहां भी मिल। तो टेबल आप कैसे भी करके याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं मेरी मेहनत रंग लाई होगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और सीरीज में। इस सीरीज में तो मेरे पास इतना ही था, 2 चैप्टर ही थे, दोनों चैप्टर को दिल से पढ़ाया, काफी मेहनत से पढ़ाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। BKT आर्मी OP, टुनटुन आर्मी OP, बाय बाय।